दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपज्योति नमोस्तुते। आज भारतवर्ष के बड़े त्योहार छठ के दिन कुछ हम लोगों के संकल्प जो रज्जू भैया संवाद केंद्र के माध्यम से समाज को दिए जाने हैं, उनमें से एक के विषय में आज यहाँ परिचर्चा है। मंच पे आज के परिचर्चा के मुख्य वक्ता वरिष्ठ आईएएस अधिकारी श्री जितेंद्र कुमार जी हैं। जितेंद्र कुमार जी अपने प्रशासकीय कार्यों के अतिशय बोझ के बीच में विभिन्न स्तर पर समाज के उन विषयों पे अध्ययन करते रहते हैं जिन पे सही सोच अगर विकसित हो जाए तो उस सही सोच के माध्यम से समाज को जीवन सहज हो जाएगा, लोगों का जीवन सहज हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी जिनको लेके हम आजीवन कुछ न कुछ प्रयोग करते रहते हैं। अभी विस्तार से श्री जितेंद्र कुमार जी हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। हमारे बीच वरिष्ठ प्रचारक श्री संजय जी भी उपस्थित हैं। संजय जी का अपना एक विस्तृत अध्ययन है। इतिहास, संस्कृति, भारतीयता, इन विषयों पर अनेकों वर्षों में आपने बहुत गहन अध्ययन किया। वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इतिहास संकलन योजना का कार्य आपके पास है। आप अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री के रूप में लखनऊ केंद्र पे हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि आज यहाँ मंच पर आप उपस्थित हैं। हमारे मार्गदर्शक इस पूरे प्रांगण को कोरोना काल में नया स्वरूप देने की प्रेरणा देने वाले वरिष्ठ प्रचारक श्री हेमचंद जी भाई साहब, वर्तमान में विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री, खेलकूद के राष्ट्रीय प्रभारी और विभिन्न विषयों पे बहुत अच्छी राय रखने वाले श्री हेमचंद जी भाई साहब हमारे बीच हैं। हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि उनके सानिध्य में ही हम लोगों ने अपने प्रकल्पों को कोरोना काल में नया स्वरूप दिया। ये कार्यक्रम भी मुख्य वक्ता महोदय के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट के पैटर्न पे है और बाद में इसका एक वीडियो भी हम लोग जारी करेंगे जिससे से अधिक लोग आपके इस मौलिक ज्ञान से, जिसको मेडिसिन लेस, लगभग सभी लोग जितने सामने बैठे हुए हैं जिनकी उम्र 35 वर्ष के ऊपर जाने लगी है, 35-40 के ऊपर हैं, जो सबको कोई ना कोई दवा लग रही है। कोई डायबिटीज़ से परेशान है, कोई ब्लड प्रेशर से परेशान है, कोई अन्य अपनी बीमारियों से परेशान है, किसी को पेट की समस्या है, किसी को नींद नहीं आने की समस्या है, किसी को आलस्य की समस्या है, अनेक समस्याएं। जितेंद्र कुमार जी का कहना है कि ये सब हमारी जीवन पद्धति और जीवन शैली से उत्पन्न समस्याएं हैं। एक छोटी सी टैबलेट जिसका वजन 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, अगर वो हमारे शरीर पे प्रभाव डाल सकती है तो दिन भर में जो हम 5-5.5 लीटर पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, सुबह उठने से लेके और रात के सोने तक जब तक नींद ना आ जाए,
हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कुछ भूख की वजह से खाते हैं, कुछ लालच की वजह से खाते हैं, कुछ यहाँ अवधी भाषा में बोलें चटोरेपन की वजह से खाते हैं। जितेंद्र कुमार जी का कहना है कि एक टैबलेट का जो प्रभाव है उससे कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे भोजन का होता है। मैं आग्रह करूंगा जितेंद्र कुमार जी से कि आप इस विषय को हम लोगों के लाभ के लिए प्रस्तुत करने की कृपा करें। मंचस्थ महानुभाव एवं इस हॉल में बैठे हुए सभी महानुभाव जो इस कार्यक्रम को सुनने उपस्थित हुए हैं, आज का विषय है कि डायबिटीज़ को बिना किसी दवाई के कैसे आप ठीक कर सकते हैं, कैसे रिवर्स कर सकते हैं। इस विषय पे मैं अपना निजी अनुभव आप लोगों के साथ बांटने आया हूँ। बोलने से पहले मैं परिचय दे दूं कि मैं 1990 बैच का IAS अफसर हूँ, जितेंद्र कुमार, प्रमुख सचिव, और मैंने MSc जंतु विज्ञान से किया है। IAS में आने के पहले मेरा सब्जेक्ट बॉटनी और जूलॉजी था, और इन्हीं सब्जेक्ट से मैंने प्रीलिम्स दी थी और IAS में फर्स्ट चांस में मैं क्वालिफाई किया था और आ गया था। फिर उसके बाद विषय की पढ़ाई छूट गई थी। जब आप किसी क्षेत्र में जाते हैं तो उस क्षेत्र की चुनौतियां अलग होती है, आप उसके अनुसार अपने को डालते हैं। तो IAS में आने के बाद वो सारे जो विभाग मिलते गए उसके अनुसार काम चलता गया। धीरे धीरे मेरा जब 30-35 की एज को मैंने क्रॉस किया तो मेरा वेट बढ़ने लगा और मैं डायबिटिक भी हो गया। मेरे पेरेंट्स भी डायबिटिक थे, माता पिता भी डायबिटिक थे, और मेरे फादर की डेथ, मेरे पिताजी की डेथ डायबिटीज़ की वजह से किडनी फेल्योर से हुई। डायबिटिक के कारण उनकी किडनी फेल हो गई थी, उनको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। फिर ट्रांसप्लांटेड किडनी पे वो कुछ दिन 5 साल तक सर्वाइव किए, फिर उसके बाद एक इन्फेक्शन के बाद वो हमारे बीच नहीं रहे। तो इस बीमारी की गंभीरता को मैंने अपने परिवार में देखा, और जब मैं स्वयं इससे ग्रस्त हो गया तो जैसा रूटीन में होता है आप सभी करते हैं, मैं भी वही कर रहा था। डॉक्टर के पास गया। जैसे ही हमें डायबिटीज़ होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हमें पता अचानक ही चलता है, आपको अचानक ही पता चलता है कि कोई कहता है क्या कि आप ब्लड टेस्ट करा लो, और आप ब्लड टेस्ट कराते हो, और फिर ब्लड टेस्ट कराने के बाद आप देखते हो कि आपका शुगर बढ़ा हुआ है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई लिखता है, और फिर आपके जीवन इसी सर्किल में चलते रहती है कि एक रेगुलर इंटरवल पे आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर दवाई चेक करता है, देखता है कि आपका ब्लड शुगर सही मॉनिटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर दवाई घटाता है, कभी बढ़ाता है। इस तरह से चीज़ें चलती रहती हैं और आप इस सर्किल में घूमते रहते हैं। और कुछ साल बाद आप ये महसूस करते हैं कि जब 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, तो आपकी दवाइयों का डोज बढ़ जाता है। फिर कुछ साल बाद और बढ़ जाता है, फिर उसमें से और कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है, उसकी दवाइयाँ अलग से जुड़ जाती है। पहले डायबिटिक होती है, फिर ब्लड प्रेशर होता है, फिर मोटापा होता है, फिर हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है, फिर आँखों की प्रॉब्लम होने लगती है। ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे जुड़ने लगती है। आप डॉक्टर से पूछते हैं कि साहब मैं तो दवाई ले रहा हूँ, मेरी तो शुगर कंट्रोल में रही है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि साहब डायबिटीज़ जो है क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। वो एक वर्ड यूज़ करते हैं, क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़। जो क्रोनिक मीन्स कि जैसे जैसे पुरानी होगी, प्रोग्रेसिव मीन्स वो डिजीज़ बढ़ती जाएगी, कि जैसे जैसे ये पुरानी होगी वैसे वैसे आपकी डिजीज़ बढ़ते जाएगी डायबिटीज़ में। अगर आप 5 साल से डायबिटीज़ है तो अगर आप 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, ग्रेजुअली आपकी दवाई बढ़ती जाएगी। बट ऐसा क्यों होता है? आपको अगर बुखार लगता है या कोई और बीमारी होती है तो आप तो दवाई खाते हो तो ठीक हो जाते हो, वो डिजीज़ तो बढ़ती नहीं है। अगर डायबिटीज़ की दवाई उसका इलाज होती तो फिर इस डिजीज़ को क्रोनिक प्रोग्रेसिव तो नहीं होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। आपकी बीमारी बढ़ते रहती है और आप इसी में जूझते रहते हैं कि मैं कैसे अपना ब्लड शुगर मेंटेन करूं। तो जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उससे आपको डायबिटीज़ से कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। मैं
2018 में मुझे ये पता चला कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। उसके पहले मैं 7 साल से डायबिटिक था और मैं सुबह 2 ग्राम मेटफॉर्मिन लेता था, शाम में 2 ग्राम मेटफॉर्मिन लेता था। इसके बाद इंस्टाबेल मेडिसिन थी और कई सारी दवाइयाँ थी जो मैं अभी आपसे शेयर करूँगा, मैं दिखाऊँगा। और मैंने जब सुना कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है तो मैंने इस पर फिर अपना एक रिसर्च किया, दुनिया भर के लिटरेचर को पढ़ा, कई जगह से ऑनलाइन कोर्स की, फिर पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद इस प्रयोग को मैंने अपने ऊपर किया और मैंने इसे जून 2018 में स्टार्ट किया था। 6 महीने के अंदर मैं अपने डायबिटीज़ को रिवर्स करने में सफल हो गया, विदाउट मेडिसिन आ गया मैं। वो कैसे आया, उसके पीछे क्या कारण है और आप भी इसको कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ। इसमें किसी चूरन का कोई रोल नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है। मैं किसी भी तरह के किसी प्रोडक्ट की कोई प्रचार करने नहीं आया हूँ ताकि आपको वो चीज़ लेना पड़े। मैंने जो कुछ किया वो सारी चीज़ें किचन में होती है और आपके भी किचन में है। आपको कहीं इसके लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ अपनी पद्धति को भूल गए हैं जिसकी वजह से ये परेशानियाँ होती हैं। तो ये जो रिवर्सल, डायबिटीज़ रिवर्सल का जो एक प्रोग्राम है वो 3 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत ये है कि जब भी मनुष्य जन्म लेता है तो वो बीमार जन्म नहीं लेता है, एक्सेप्ट कुछ अपवाद को छोड़ करके, जिसमें कि कुछ जेनेटिक एरर्स होते हैं, अगर हम उसे छोड़ दें तो बाकी कोई बीमार नहीं जन्म लेता। ईश्वर उसे इस दुनिया में स्वस्थ भेजता है। धीरे धीरे जिस वातावरण में हम रहते हैं, जैसा भोजन हम ग्रहण करते हैं, उसकी विषाक्तता की वजह से, उसके विषैलेपन की वजह से हमारा शरीर बीमार होना आरंभ हो जाता है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसका परिणाम तुरंत दिखता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिससे हमारा शरीर लगातार लड़ता रहता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है, आपको उसके कोई लक्षण नहीं दिखते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में ईश्वर ने जो अंग दिए हैं उसके अंदर ये क्षमता दी है कि वो ऑटो करेक्ट कर सकती है, चीज़ों को अपने आप ठीक कर सकती है। अगर आप बीमार होते हो तो आपका शरीर अपने आप उसको हील कर सकता है, स्वयं ठीक कर सकता है। तो पहला सिद्धांत यह है कि अपवाद को छोड़ करके हम कभी भी बीमार जन्म नहीं लेते हैं, मनुष्य बीमार जन्म नहीं लेता है। दूसरा कि हम अपने खान पान और वातावरण के विषैलेपन की वजह से बीमार पड़ते हैं। तीसरा कि हमारा शरीर हमें ठीक करने की क्षमता रखता है, अपने आप को हील करने की क्षमता रखता है। तो फिर हम क्यों नहीं हील हो पाते हैं, क्यों हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है? वो इसलिए क्योंकि हम अपने शरीर की क्षमता से अधिक उसका दुरुपयोग करते हैं। आपने अगर कोई कार खरीदी, उसकी मैक्सिमम स्पीड अगर 80 किलोमीटर है, आप उसे 120-150 पे चलाएंगे तो निश्चित रूप से उसके इंजन में क्षति आएगी। अगर आपने कार पेट्रोल की खरीदी है, उसमें डीजल डालेंगे तो कार नहीं चलेगी। डीजल की कार है तो उसमें पेट्रोल डालेंगे तो वो नहीं चलेगी। जो मशीन जिस चीज़ के लिए बनी हुई है वो उसी मशीन पे चलेगी। लेकिन ईश्वर ने जो ये मशीन हमें दी है उसे हम किसी भी चीज़ से चलाते रहते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि हमारा भोजन क्या है। कार के लिए तो हम समझते हैं कि वो पेट्रोल की है, वो डीजल की है, उसको मेंटेनेंस तो हम करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं समझते हैं। अपने लिए हम कुछ भी खाते रहते हैं। हमारा शरीर भी एक मशीन है। जब हम इस मशीनरी को सपोर्ट देंगे, जैसे आपकी कार की एक आप रेगुलर मेंटेनेंस कराते हैं, उसको अगर कुछ आवाज़ करने लग जाती है तो आप उसको गैराज भेजते हैं, उसके रेगुलर मेंटेनेंस कराते हैं, वैसे ही आपकी मशीनरी, आपके शरीर में अगर कोई बीमारी के लक्षण आते हैं तो वह एक सिम्टम है कि आपकी मशीनरी में कुछ गड़बड़ी है। आपको सिम्टम को नहीं, उस मशीनरी को करेक्ट करने की ज़रूरत है, उसे सपोर्ट देने की ज़रूरत है। सपोज़ करिए कि आप कार से कहीं जा रहे हैं और इंजन ऑयल का इंडिकेटर ब्लिंक करने लग गया, या आप स्कूटर से जा रहे हैं उसमें भी आप इंजन ऑयल डालते हैं, वो अगर ब्लिंक करने लग गया तो वो क्या इंडिकेटर है कि इंजन ऑयल समाप्त हो रहा है, आपको इंजन ऑयल डालना चाहिए। या डीजल पेट्रोल का इंडिकेटर अगर ब्लिंक कर रहा है तो वो एक आपको
इंडिकेटर है कि अब सिर्फ इतनी बैलेंस बची है, इसके पहले आप उसको रिफ़िल कर लीजिए। आप उसके तरफ ध्यान न दे करके वो जो ब्लिंक कर रही है उसका अगर आप प्लग निकाल दो तो उससे तो आपकी समस्या हल होगी नहीं, कुछ देर जाके आगे कार आपकी खड़ी हो जाएगी। उसी तरह जो बीमारी के लक्षण हैं वो एक इंडिकेटर है कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेकिन हम करते क्या हैं, जो गलती है उसको करेक्ट ना करके हम उस फ्यूज़ को निकाल देते हैं, एक दवाई दे देते हैं, वो फ्यूज़ को निकाल देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो समस्या और ज़्यादा बढ़ते जाती है। तो ये एक जनरल चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। अब मैं प्रेजेंटेशन पे आऊँगा। प्रेजेंटेशन मेरा इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। ये मेरी खुद की जर्नी है। आप इस फोटोग्राफ को देखिए, जुलाई 2018 में मैं इस तरह हुआ करता था। मेरी HbA1c 8.2 थी, फास्टिंग ब्लड शुगर 280 से 300 रहता था, PP ब्लड शुगर 200 प्लस रहता था, वेट 98 kg था, कमर का नाप 44 इंच था, शर्ट साइज XXL था, और जो दवाइयाँ मैं लेता था, एक बार खड़े होकर दिखा दीजिए अब कैसे दिख रहा है। अब आप देख सकते हो कि मैं कैसा हूँ। तो ये जुलाई 2018 में मैं इस तरह का था। ये मसूरी एकेडमी की फ़ोटोग्राफ है, जब मैं लाल बहादुर शास्त्री मसूरी एकेडमी गया था तो वहाँ की फ़ोटोग्राफ है। और जब मैंने इस कार्यक्रम को किया उसके बाद 6 महीने के बाद क्या बदलाव आया उसे आप देखिए। ये है, ये जून 2019 की मेरी फ़ोटोग्राफ है नैनीताल की, जब मैं वहाँ पे गया था। HbA1c पहले 8.2 थी, घट के 5.6 हो गई। फास्टिंग ब्लड शुगर पहले 280 से 300 रहता था, वो बिलो 100 हो गया। PP ब्लड शुगर 140 to 160 हो गया। वेट पहले से 98 था, उससे घट के 76 हो गया। आई लॉस्ट 24 kg वेट इन 6 मंथ। 6 महीने में 24 किलो वज़न घटा मेरा। कमर का साइज़ जो 44 था उससे घट के 34 हो गया, 10 इंच कमर की साइज़ घटी। और शर्ट की साइज़ जो XXL थी वो लार्ज हो गई। मेडिसिन नील, अब मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ। पहले जो मैं दवाइयाँ खाता था वो जोरिल डायबिटीज़ की दवाई है, टाजोलैक ब्लड प्रेशर की दवाई है, इंस्टावेल भी डायबिटीज़ की। जब एक बार मेडिसिन काम नहीं करती है तो कॉम्बिनेशन देते हैं डॉक्टर। उसके अलावा और बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेता था मैं, और बहुत सारे परेशानी थी। ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता था, कार्डियक इशूज़ हो रहे थे, बढ़ रहे थे, और घुटनों में दर्द रहता था, चलने में तकलीफ़ होती थी, सांस फूलती थी। अब आप देख सकते हैं कि कितनी एनर्जी है। और मैं ये फ़ोटोग्राफ तब की है जब मैं कि एक हिल पे ट्रैकिंग के लिए गया था। और 1990 में जब मैं IAS की ट्रेनिंग कर रहा था, जो तब मैंने ट्रैकिंग की थी, वो 30 साल बाद मैंने फिर दोबारा वो ट्रैकिंग को किया। और मैंने अपने अंदर वो 30 साल पुरानी शक्ति को फिर से महसूस किया। तो ऐसा आप सभी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, ये कैसे होता है, हम इस पे आते हैं। हम सभी कोरोना की पैंडमिक से परिचित हैं और उससे बड़ा बचाव कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर डायबिटीज़ कोरोना से बड़ी पैंडमिक है। आप इस स्लाइड में देखिए कि भारत में ही 75 मिलियन लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। चाइना के बाद इंडिया दूसरा कंट्री है दुनिया में जहाँ की सबसे अधिक डायबिटीज़ की बीमारी है। और ये तब है जब बहुत सारी रिपोर्टेड नहीं है, बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं कराते हैं। उत्तर प्रदेश में 11 में हर एक आदमी डायबिटीज़ से अफेक्टेड है। अभी 2 दिन पहले वर्ल्ड डायबिटीज़ डे था, उसमें यूपी ने ये डेटा जारी किया था। इतना कोरोना से भी लोग अफेक्टेड नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें कोई चिंता नहीं है। और कोरोना के लिए हम कितना बचाव करते हैं, क्योंकि उसका असर तुरंत दिखता है, इसका असर आपको कुछ दिन बाद दिखेगा। इसलिए आप इसके प्रति आश्वस्त हैं, कुछ भी तैयारी नहीं करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, लोग जब डायबिटिक होते हैं तो सब लोग दौड़ते हैं, लेकिन कोई उसको जानता नहीं है। नॉलेज और डिसिप्लिन अगर 2 चीज़ अगर हो जाए तो आप इस चीज़ को आराम से ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ नॉलेज शेयर करने आया हूँ। डिसिप्लिन आपका खुद का होगा। एक ह्यूमन बॉडी में 5 लीटर खून होता है, ऑन एन एवरेज 5 लीटर ब्लड होता है। और कितना ग्राम शुगर होता है ये कोई बता सकता है? हमारे ब्लड के अंदर कितने ग्राम शुगर होता है? 5 लीटर ब्लड में 5 ग्राम शुगर होता है, 5 ग्राम, जो कि 1 चाय के चीनी चम्मच के बराबर है। यानी 1 चम्मच में जितनी चीनी होती है, हमारे शरीर का सारा खून सिर्फ उतने ही शुगर को रख सकता है, उसके ज़्यादा, उससे अधिक शुगर को
नहीं रख सकता, क्योंकि जब आप में से कोई डायबिटिक है आप लोगों ने फास्टिंग शुगर कराई होगी, तो डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि 100 mg पर डेसीलीटर से नीचे रहना चाहिए या 100 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। 100 mg पर डेसीलीटर को आप अगर लीटर में कन्वर्ट कर दें तो 1 ग्राम प्रति लीटर आता है। हम सिर्फ वो देखते हैं कि 100 नंबर जानते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं समझते हैं। तो आज आप उसका मतलब समझ लीजिए कि 100 mg पर डेसीलीटर का मतलब हुआ कि 1 ग्राम प्रति लीटर, यानी आपके शरीर में यदि ब्लड शुगर का लेवल 5 ग्राम है 5 लीटर में 100 mg पर डेसीलीटर तो नॉर्मल है, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती। और 180 mg पर डेसीलीटर इज़ मैक्सिमम लिमिट। 180 यानी 5 को अगर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ग्राम होगा। तो बॉडी में जो हमारे अंदर 5 लीटर ब्लड है उसके शुगर कैरिंग कैपेसिटी 5 ग्राम से 9 ग्राम के रेंज के बीच में है। हमारी बॉडी ऐसी डिज़ाइंड है, उसके अंदर ऐसा मैकेनिज़्म पहले से बनाया हुआ है कि यदि 5 ग्राम से शुगर घटने लगता है तो आपको तुरंत भूख लगेगी, क्योंकि उस शुगर को मेंटेन करने के लिए आप फ़ौरन जाएंगे खाना खाएंगे ताकि वो शुगर का लेवल आपका बना रहे। और यदि 9 ग्राम से ऊपर शुगर बढ़ने लग गया यानी 180 mg पर डेसीलीटर से अगर आपका शुगर ज़्यादा हो गया तो किडनी उस शुगर को फिल्टर करके यूरिन से बाहर निकाल देती है। पहले जब शुगर का पैथोलॉजिकल टेस्ट नहीं था तो लोग इसी से जानते थे कि उनका पेशाब मीठा हो रहा है, तो शुगर पेशाब से बाहर जा रहा है, यूरिन से शुगर बाहर जा रहा है। तो यूरिन से शुगर क्यों बाहर जा रहा है? क्योंकि अगर उससे ऊपर 180 mg से ज़्यादा शुगर अगर आपके ब्लड में हो जाएगा तो आपका ब्लड इतना विस्कस हो जाएगा। आप अगर शुगर को यहाँ छोड़ दें और उस पर 2 बूंद पानी डाल दें, थोड़ी देर बाद आप उसको छुएं तो आप उसमें देखेंगे कि हाथ में चिपकता है वो। तो उसी तरह ब्लड में अगर उससे ज़्यादा चीनी हो जाएगा तो वो ब्लड आपका विस्कस हो जाएगा। तो हमारी जो धमनियों में, हमारी रक्तशिराओं में जो ब्लड रन कर रहा है वो इतना विस्कस होगा कि आपकी ब्लड फ्लो के लिए हार्ट को बहुत ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ेगी। गाढ़ा हो जाएगा खून इतना ज़्यादा कि ठीक से वो फ्लो नहीं करेगा। तो उसको पतला करने के लिए आपको प्यास लगेगी ज़्यादा, ताकि आप पानी पियो तो वो सही होगा। जब आप पानी पिएंगे और उसको पतला करने के लिए तो वाटर रिटेंशन होगा आपकी बॉडी में। तो वाटर रिटेंशन होगा तो जो ब्लड का वॉल्यूम 5 लीटर है वो बढ़ करके 7 लीटर हो जाएगा, 8 लीटर हो जाएगा। अब हार्ट को पहले 5 लीटर ब्लड पंप करना पड़ता था, अब उसको 8 लीटर ब्लड पंप करना पड़ेगा, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपको कार्डियक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों से रोकने के लिए बॉडी में ऐसा इंतज़ाम ईश्वर ने किया हुआ है कि किडनी की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, अपर लिमिट है, वो 180 mg पर डेसीलीटर, यानी उससे ज़्यादा जैसे ही ब्लड में शुगर होता है किडनी उसको एब्जॉर्ब करके फिल्टर करके यूरिन के थ्रू पास कर देती है। अब चूँकि शुगर को किडनी वैसे यूरिन में तो वैसे गाढ़ा यूरिन जा नहीं सकता, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए फिर वाटर एब्जॉर्ब होता है। और जब आप पानी ज़्यादा पिएंगे तो डायबिटीज़ का पहला ही लक्षण ये है कि आपको रात में खूब सारा यूरिनेशन होगा, आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, गला सूखेगा, आपको पानी पीना पड़ेगा। यानी जैसे ब्लड शुगर आपका बढ़ा उस रेंज के बाद तो आपको बार बार यूरिनेशन होगी, बार बार आपको प्यास लगेगी, पानी पीना पड़ेगा, शरीर में कमज़ोरी होगी आपको। अब शरीर में कमज़ोरी क्यों होती है? जो शुगर है हमारा वो फूड है, पूरे बॉडी का फूड है, पूरे बॉडी को एनर्जी उसी से मिलती है। जैसे कि कार को पेट्रोल से एनर्जी मिलती है, डीजल के कार को डीजल से मिलती है, वैसे हमारे बॉडी को ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पे आप दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं कि ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ है फिर भी आपको वीकनेस लग रही है। अगर ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ है तो आपको तो ऊर्जा ज़्यादा मिलनी चाहिए, आपको ज़्यादा क्षमता होनी चाहिए, ज़्यादा दौड़ना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि जिनको भी डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर अगर बढ़ गया तो आपको लगेगा कि आपको बॉडी में एनर्जी नहीं है, थकान होगा, हाथ पैर में झंझनाहट होगी, नींद नहीं आएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बार बार यूरिनेशन होगा, गला सूखेगा, ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि ब्लड में शुगर है लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। कुछ वैसे ही जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद
इस देश में हुआ कि 500 और 1000 के नोट आपके पास है लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो आपको कितनी बेचैनी हुई थी उस समय, जिनके जिनके पास पुराने नोट रहे होंगे, सब लोग बहुत परेशान हुए क्योंकि वो आपके लिए यूज़लेस हो गए, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी तरह जब एक लिमिट के बाद ब्लड शुगर हो जाता है तो बॉडी उसको यूज़ करने के लिए कैपेबल नहीं रह जाता है, बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है उतनी ज़्यादा शुगर की वजह से। तो जब वो रेजिस्टेंस डेवलप होती है तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाते हो, अधिक शुगर रहने के बाद भी आपको वीकनेस है। तो हम आगे उस रेजिस्टेंस पे आएंगे। तो आप इसमें देखिए, जो पहला बिंदु है कि शुगर को समझने की ज़रूरत है। हमारे बॉडी का जो गोल है वो ये है कि ब्लड शुगर 100 mg पर डेसीलीटर रहे। उससे नीचे अगर होता है तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, ऊपर से उसके ऊपर होता है तो हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। ग्लूकोज कैरिंग कैपेसिटी हमारे ब्लड की कितनी है वो हमने आपको बता दी। किडनी थ्रेशोल्ड मैंने बता दिया कि 180 mg के ऊपर होता है तो वो यूरिन से बाहर निकल जाता है। तो ब्लड शुगर मेंटेन कैसे होता है, हमारे बॉडी में कौन सी वैसी मशीनरी है जो ब्लड शुगर को मेंटेन करती है। तो 2 अंग हैं हमारे शरीर में जो कि ब्लड शुगर को मेंटेन करते हैं। लाल में आप देखेंगे रेड कलर से, एक है पैनक्रियाज और दूसरा है लिवर। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि शुगर कंट्रोल करने में सिर्फ पैनक्रियाज का रोल है, लेकिन पैनक्रियाज से ज़्यादा लिवर का रोल है। पैनक्रियाज का रोल तब है जब आप खाना खा रहे होते हैं या खाते हैं। जब आप खाना खाते हैं उसमें पैनक्रियाज आपके ब्लड शुगर को इंसुलिन के थ्रू कंट्रोल करती है, और जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आपका लिवर आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। कि आपने ये हमेशा महसूस, आप ये अगर अपने को देखिए कि दिन में तो आपको 3-3, 4-4 घंटे में भूख लगती है, और रात में रफली आप 10 घंटे 11 घंटे सोते हैं, लेकिन आपको उसमें भूख नहीं लगती है, और सुबह उठते हैं तो भी आपका ब्लड शुगर मेंटेन रहता है। रात में अगर खाना आपने 7 बजे 8 बजे खाया लेकिन सुबह उठेंगे तो भी ब्लड शुगर आपका घटा नहीं रहता है, सही रहता है। तो जब आप सोते रहते हैं, व्हेन यू आर इन स्लीप स्टेज, तो आपकी बॉडी को ब्लड शुगर लिवर में स्टोर्ड शुगर से मिलती है। लिवर के अंदर जो स्टोर्ड शुगर होता है उससे मिलती है। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? अगर ये सारा सिस्टम बॉडी में बना हुआ है तो वो तो बिल्कुल ठीक चलना चाहिए। लास्ट बुलेट पे आप आइए। तो इसमें क्या है, फूड जो होता है हमारा, जो भी हम खाना खाते हैं वो बॉडी को ऊर्जा देता है, फ्यूल टू बॉडी, और वो फूड ग्लूकोज में ब्रेक होता है। कार्बोहाइड्रेट खाएंगे वो ग्लूकोज में ब्रेक होगा, प्रोटीन खाएंगे वो ग्लूकोज में ब्रेक होगा। फैट का एक अलग सिस्टम है, फैट ग्लूकोज में नहीं ब्रेक होता है। तो जो ग्लूकोज बनता है वो 3 उसके उपयोग हैं, ABC। पहला, वो आपको ऊर्जा देता है, वो ग्लूकोज जब तक आपको ऊर्जा दे रहा है तब तक कोई समस्या नहीं है। दूसरा यह है कि वो ग्लूकोज जो अतिरिक्त होता है, जो ऊर्जा देने के अलावा है, वो लिवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा हो जाता है, वो भी ठीक है। जब आप रात में नहीं खाएंगे तो वो ग्लाइकोजन टूट करके आपको ग्लूकोज दे देगा। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब ये ग्लूकोज फैट के रूप में बॉडी के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है, क्योंकि जब ज़रूरत से ज़्यादा चीनी अंदर होएगी तो कई सिस्टम एक साथ काम करेंगे। किडनी बाहर निकालेगा, उसके अलावा भी जो रह गया, किडनी की क्षमता से जो ज़्यादा ग्लूकोज रह गया उसको बॉडी फैट सेल में पैक कर देती है। फैट सेल्स जो होते हैं वो बैलून की तरह होते हैं, एक बार उसमें ग्लूकोज अंदर गया तो पैक हो गया, बंद हो गया, वो फूलता जाता है। उसकी क्षमता अनलिमिटेड होती है, चाहे जितना डाल दें। ये एक साइंटिफिक डायग्राम है, मैं इसको स्किप करूँगा। ये मेनली ये दिखाता है, ग्रीन कलर का जो पार्ट है वो ये दिखाता है कि जब आप नहीं खाते हैं तो लिवर आपके ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है। जो ब्लू कलर का पार्ट है वो ये शो करता है कि जब आप खाना खाते हैं तो पैनक्रियाज ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। तो इस तरह से ब्लड शुगर 24 घंटे आपका मेंटेन रहता है। इधर आप छोटे में अगर आएंगे तो लिवर में एक लिवर से हार्मोन निकलता है जिसको IGF कहते हैं, जो हम लोग लिवर को इग्नोर कर देते हैं। तो लेकिन लिवर का जो IGF फैक्टर है वो उसका मॉलिक्यूलर साइज इंसुलिन से 100 गुना अधिक होता है। यानी अगर आपने अपने लिवर को 20% ठीक कर लिया तो आपके पैनक्रियाज पे से 80% लोड घट जाएगा। डायबिटीज़ होने के पहले आपको फैटी लिवर होगा, उसके बाद डायबिटीज़ होगा। लेकिन फैटी लिवर को हम सब इग्नोर करते हैं कि लिवर के सेल्स में फ़ैट इतना अधिक हो जाता है कि लिवर ठीक से काम नहीं कर सकता। उसके बाद जब लिवर आपका ठीक से काम नहीं कर सकता तो पैनक्रियाज पे लोड बहुत बढ़ जाता है। जब आपने लिवर को सपोर्ट करते हैं अपने खान पान से तो पैनक्रियाज पे से आपका लोड घट जाता है। ये इंसुलिन का जो फंक्शन है वो एक की तरह से है। जैसे ब्लड में शुगर आया, वो शुगर सेल में जाएगा,
लेकिन सेल के अंदर वो अपने आप नहीं जा सकता जब तक इंसुलिन नहीं होगा। सेल हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वो इस शुगर का यूज़ करते हैं। हमारे अंदर, हमारे पूरे शरीर में लाखों सेल रोज़ टूटते हैं और रोज़ नए बनते हैं। तो उनके लिए ऊर्जा चाहिए होती है, जो ऊर्जा ग्लूकोज से आती है। वो ग्लूकोज सेल के अंदर तब जाएगा जब आपका इंसुलिन होगा। इंसुलिन जाके वहाँ एक आप देख रहे हैं कि ताले जैसे एक चाबी में फिट होता है रिसेप्टर में, तो जो गेट ओपन होता है, जैसे एक गेट है उस पर ताला लगा हुआ है, आपके बॉडी में शुगर होगा अगर, लेकिन इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाएगा। जो डायबिटिक टाइप 1 में होता है, तो डायबिटिक टाइप 1 के जो लोग होते हैं उनके बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है बचपन से ही, तो उनके साथ ये समस्या होती है कि उनको बाहर से कंपलसरी इंसुलिन देना होता है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल दुबले पतले होने के बाद बहुत जल्दी डेथ हो जाती है उनकी, क्योंकि सेल्स को कोई एनर्जी नहीं मिलती है। आपके बॉडी में भी सिस्टम लगभग वही है, पर यहाँ पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है जो जाके की का काम करता है और ग्लूकोज को अंदर भेजता है। पर इसके अलावा इंसुलिन के और भी सारे कई काम हैं जिस पे कि हम अभी बहुत नहीं जाएंगे, सिर्फ 2 चीज़ बताएंगे कि इंसुलिन एक फ़ैट मेकिंग हार्मोन है, चूँकि इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर को मेंटेन करना, तो वो कई तरह से ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। एक तो ये हो गया कि ब्लड शुगर को सेल में पहुंचा देता है जहां उसका उपयोग हो जाए, लेकिन जब नहीं पहुंच पाता या उससे ज़्यादा हो गया और उपयोग नहीं हो रहा है तो वो उसको फैट बनाने में कन्वर्ट कर देता है, दूसरी मशीनरी में डाल देता है ताकि ब्लड आपका साफ़ रहे। अगर वो छोड़ देगा तो आपका ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाएगा। तो इंसुलिन फैट मेकिंग हार्मोन है और इंसुलिन बॉडी को प्रोटीन के इस्तेमाल में भी रोक देता है, क्योंकि इंसुलिन का प्राइम मैंडेट ये है कि सबसे पहले ग्लूकोज को यूज़ करिए। जैसे आपके गेट पर अगर कोई दरवान है, आपने उसे बता दिया, 2 लोगों की लिस्ट दी कि साहब इसी को आने देना है, बाकी को नहीं आने देना, तो नहीं आने देना। तो समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह से इंसुलिन का फंक्शन है कि जैसे ही बॉडी में ग्लूकोज आती है वो बाकी सब चीज़ों के को इस्तेमाल को बंद कर देता है। फैट के इस्तेमाल को बंद कर देगा, प्रोटीन के इस्तेमाल को बंद कर देगा, सिर्फ ग्लूकोज का इस्तेमाल करने देगा आपके बॉडी को, ताकि आप अपने शरीर के ब्लड में ग्लूकोज को मेंटेन रख सकें। डायबिटीज़ टाइप 2 रिवर्स हो सकती है और अब ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, और इसका और एक एग्जांपल है कि आज के डेट में जो भी बैरिएट्रिक सर्जरी करा रहा है, बहुत सारे लोग बैरिएट्रिक सर्जरी करा रहे हैं। श्री परिवहन मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी ने बैरिएट्रिक सर्जरी कराई है, स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने बैरिएट्रिक सर्जरी कराई थी। बहुत सारे लोग जो सक्षम हैं और डायबिटिक हैं, जिनके पास कोई समय नहीं मिलता है अपने लाइफ स्टाइल के लिए, डॉक्टर आज उनको डायबिटीज़ से छुटकारा के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी की सलाह देते हैं कि आप बैरिएट्रिक सर्जरी कराइए, आपका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। तो वो कैसे ठीक हो जाता है? अगर बैरिएट्रिक सर्जरी से डॉक्टर कहते हैं कि आपके यहाँ इंसुलिन बॉडी में कम बन रही है, आपको हम इंसुलिन दे रहे हैं, तो डायबिटिक पेशेंट के बॉडी में अगर इंसुलिन कम बन रही है तो बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद ज़्यादा कैसे बनने लग जाती है? एक्चुअली हमारी बॉडी में इंसुलिन के प्रति हमारा सेल रेजिस्टेंट हो जाता है, उसे हमें ठीक करना होता है। तो जैसे बैरिएट्रिक सर्जरी होती है, आपका भोजन घट जाता है, वो आपके स्टमक को काट के छोटा कर देते हैं, आप ज़्यादा खा नहीं सकते हो, जितना पहले खा रहे थे उसका 1/10 खा सकते हैं, मात्र 10% से 15%। तो जैसे ही आपका फूड घटता है, ब्लड ग्लूकोज घट जाता है। सिंपल है, एक कटोरी में चीनी जब डालेंगे तो एक लिमिट के बाद वो भर जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। जब डालेंगे ही नहीं तो जगह खाली रहेगी। तो उसने आपके स्टमक को काट के छोटा कर दिया, आपका ऊपर से जो आ रहा है वो बंद हो गया, डायबिटीज़ ठीक हो गई। तो क्यों हम जा करके अपने स्टमक की सर्जरी करवाएं, उसको कटवाएं, अगर यही रिज़ल्ट हम अपने खान पान को नियंत्रित करके पा सकते हैं? बैरिएट्रिक सर्जरी इरिवर्सिबल है, एक बार आपने अपने पेट को कटवा लिया तो दोबारा डॉक्टर जोड़ नहीं सकता। जो अंग कट गया वो कट गया, उसके अपने अलग साइड इफ़ेक्ट हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। डायबिटीज़ को आप वैसे ठीक कर सकते हैं, किसी ड्रग की ज़रूरत नहीं है, सारे दवाई से छुटकारा पा सकते हैं। ये एक छोटा सा मॉडल है जिससे कि अभी आप समझ सकते हैं। जो कार्ब है, जो एक ट्रायंगल बना हुआ है, वो जो भी हम खाना खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है, उससे जो एक फ्लो करके निकल रहा है, यहाँ पे एक एरो आया, वो एरो जा करके जो रेड कलर का पाइप है वो ब्लड शुगर है, जो दिखा रहा है कि आपके बॉडी में 5 लीटर ब्लड शुगर है, और इधर बहुत सारे सेल्स हैं। तो जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ब्लड शुगर से शुगर ब्लड में आता है, ब्लड से वो सेल में जाता है, और सेल से फिर वो लिवर में जाता है, जहाँ पे कि वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाता है। उससे ज़्यादा होता है तो कोलेस्ट्रॉल बना देता है।
हम जो दवाइयाँ देते हैं, चाहे मेटफॉर्मिन दें या इंसुलिन दें, ये इनमें से कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि आपके पैनक्रियाज को और स्क्वीज करती है इंसुलिन बनाने के लिए, तो पैनक्रियाज पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ता है। वो जो उसका आज उसको 20 ml करना था तो 200 ml उसको करना पड़ रहा है। धीरे धीरे उसके सेल्स की क्षमता ख़त्म हो जाती है, बाद में आपको इंजेक्शन पे आना पड़ता है। ये सारी दवाइयाँ जो है क्या होती है कि जो हमारा दरबान है आगे सेल के पास, चूँकि सेल के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज हो गया तो उसने मना कर दिया, ताला लगा दिया कि हमें अब ग्लूकोज नहीं चाहिए। दूसरी तरफ आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है, तो इंसुलिन क्या करेगा, उसे तो सेल के अंदर भेजना ही भेजना है। तो वो इंसुलिन को आप ये समझ लीजिए कि इंसुलिन एक मसल मैन टाइप का वो है जो कि ग्लूकोज को उठाता है और सेल के अंदर डाल देता है। तो वैसा जिसको बाउंसर कहते हैं आजकल, बाउंसर टाइप का है इंसुलिन। तो उसने से ग्लूकोज को उठाया, सेल के अंदर डाल दिया। सेल के अंदर पहले से बहुत भर गया, जगह नहीं है, उसने ताला बंद कर लिया। तो 5 बाउंसर से काम नहीं चले तो जाके पैनक्रिया से 50 बाउंसर उठा लाते हैं, ज़बरदस्ती गेट तोड़ करके अंदर जाकर के सेल में डाल देते हैं ग्लूकोज। लेकिन सेल में तो उसका यूज़ है नहीं, तो जब यूज़ नहीं तो वो फैट में बदल जाता है। और तो फिर क्या होता है, जैसे जैसे हम जितना ताकत लगाते हैं हमारे बॉडी उतना ही रेजिस्टेंट हो जाता है। जैसे आपको कोई 10 बार कॉल करेगा तो आप उसका कॉल ही ब्लॉक कर देंगे कि हमें बार बार तंग कर रहा है। तो कुछ इस तरह से बॉडी में होता है। जैसे आप ये देखिए, ये सूटकेस है, सूटकेस के अंदर कपड़े भरने की क्षमता लिमिट है। जब आपने कहीं जाने के लिए पैकिंग किया, उसके अंदर कपड़ा डाला, फिर एक स्टेज आता है जब आप उसके बाद नहीं डाल सकते। उसके बाद डालना होता है तो आप ऊपर से चढ़ के जिप बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जाएगा नहीं अंदर, क्योंकि अंदर जगह नहीं है। जब आप अंदर खाली करेंगे तभी जाएगा। तो प्रॉब्लम शुगर की यही होती है क्या कि अलग अलग कारणों से हमारे सेल्स में जो डायबिटिक हैं उसके सेल्स में, उसके कोशिकाओं में पहले से शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसको निकालने की ज़रूरत है। तभी आप खाने से दे सकते हैं। जो ऊपर से जो पैकिंग है वो बाहर से देने की बात है। तो जब अंदर खाली करेंगे तभी बाहर से दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। ये इंसुलिन के की एंड लॉक मैकेनिज़्म का दूसरा फोटोग्राफ है। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि साहब डायबिटीज़ और मोटापा जुड़ी हुई है, लेकिन बहुत सारे पतले लोग भी डायबिटिक हो जाते हैं, तो वो क्यों हो जाते हैं? आपके बगल में वही भी बैठे हैं। हाँ, तो वो ये एक प्रश्न है कि दुबले पतले लोग कैसे डायबिटिक हो जाते हैं? उनके बॉडी में तो फैट है नहीं ज़्यादा, तो जब उनके बॉडी में फैट नहीं है तो वो कैसे डायबिटिक हो जाते हैं? तो ये मसल का सेल है, जो हमारी मांसपेशियों का एक सेल है। इसके अंदर जो येलो कलर का आप ये देख रहे हैं, ये फैट है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहरी फैट से ही डायबिटिक होता है। सेल के अंदर, कोशिकाओं के अंदर जो फैट चला गया, उस फैट ने जा करके उस गेट को बंद कर दिया, तो इंसुलिन यूज़ नहीं हो पाता है। तो जब इंसुलिन का देखिए चाबी बाहर टहल रहा है, वो ताले में फिट नहीं हो रहा है। जब ताले में फिट नहीं हो रहा है तो ग्लूकोज अंदर नहीं आ पा रहा है। तो मसल सेल्स में जब इंट्रामायोसेलुलर लिपिड उसको बोलते हैं, जो कि सेल के अंदर फैट चला जाता है, तो वो फैट जा कर के आपको रेजिस्टेंट कर देता है, जिसकी वजह से आप बाहर से मोटे नहीं भी दिखते हैं तो भी आप डायबिटिक हैं, क्योंकि आपके मसल सेल्स में फैट चली गई है। ये नॉर्मल एक इस तरह का आप देखें जहाँ नॉर्मल प्रोसेस लिखा हुआ है। ब्लू कलर का ग्लूकोज है, येलो कलर का इंसुलिन है। जैसे आप खाना खाते हैं, आपके ब्लड की सिर्फ उस वेंस में, आर्टरीज़ में ग्लूकोज आया, इंसुलिन आया, दोनों साथ साथ होते हैं और ग्लूकोज को कैच करके वो बाहर ले जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि आप देखेंगे कि ग्लूकोज भी बढ़ा हुआ है और इंसुलिन भी बढ़ा हुआ है, लेकिन वो इंसुलिन आपके ग्लूकोज को बाहर नहीं ले जा पा रहा है, ब्लड में ही बढ़ा हुआ है। इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता है, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। सबसे पहला सिम्टम जो होता है फैटी लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस का, कि आपके कमर के पास मोटापा बढ़ेगा। वो बिना कोई टेस्ट कराए आप जान सकते हैं। अगर जिस आदमी की ओबेसिटी इस एरिया में बढ़ रही है, इसका मतलब ये एक न एक दिन डायबिटिक हो जाएगा। ये उसका फर्स्ट फेज है। ये कैसे होता है उसका है इस स्लाइड को मैं, डायबिटीज़ के इसके वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसके नीचे आप रूट को देखें तो रूट दिखाता है कारण, एक्सेस वेट, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, सीडेंट्री लाइफ यानी आप एक्टिव नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जेनेटिक्स यानी आपके पेरेंट्स को थी उससे आ गई, और अनहेल्दी फैट जो आपने खाने के साथ अनहेल्दी फैट खाया उससे। ये मेन कारण होते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस काउज करते हैं। और उसकी वजह से जो ऊपर है, जो प्लांट है, वो बीमारियां हैं। इतनी सारी बीमारियां उससे होती है। अगर आप इधर से एक साइड से स्टार्ट करें
तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ लड़कियों में, खास करके फीमेल में PCOD की प्रॉब्लम होती है, कंसीव नहीं करती हम, वो इसी से होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, जो रक्त कोशिकाओं के अंदर फैट जम जाता है, जो आपको बॉडी डॉक्टर कहता है कि कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, वो है। लिवर इन्फ्लेमेशन और बाद में सिरोसिस लिवर की, यानी लिवर फेल हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, हाइपरटेंशन, पेट के पास मोटापा, इंक्रीज एब्डोमिनल फैट, एलिवेटेड ब्लड शुगर, नींद नहीं आएगी, स्लीप एपनिया, कार्डियोपैथी, ब्लोटिंग, हमेशा पेट फूला हुआ लगेगा, गैस हो जाएगा, हार्ट बर्न होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, HDL जो अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल हैं वो आपके बॉडी में लो हो जाएंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम है उसमें। अब ये क्या होता है क्या कि अब आप बीच के फिगर को अगर लें तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस आपके बॉडी में हुआ लेकिन कोई सिम्टम जब तक नहीं आया, अगर उस समय आप उसको पहचान लें तो आप वेलनेस की तरफ जा सकते हैं, आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आप बीमारी की तरफ आगे बढ़ेंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने पहली बार इन सब चीज़ों को पढ़ा, तो आप सबके मन में भी ये सवाल आना चाहिए कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले होती है और डायबिटीज़ बाद में होती है, तो क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस के समय ही जान लें ताकि हम डायबिटिक ना हो और पहले से ठीक हो जाए। आज अगर आप डायबिटिक डिक्लेयर हुए हैं पैथोलॉजिकली, तो इसका मतलब यह है कि 10 साल पहले से आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट थी। 10 साल से आपका लिवर, आपका पैनक्रियाज उससे संघर्ष कर रहा था। जब उसकी क्षमता जवाब दे गई तब आपको डायग्नोसिस में डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ। तो क्यों नहीं हम 10 साल पहले उसको करें। आप किसी जंगल में शिकार करने निकले हैं, तो जब शिकार आपके पास में है तब उसे गोली मारेंगे या जब वो 2 किलोमीटर दूर चला जाएगा तो मारेंगे? तो हमारे डॉक्टर शिकार को तब मार रहे हैं जब वो 5 किलोमीटर दूर चला गया। आप 10 साल पहले से डायबिटिक हो, इलाज आपका आज से शुरू हुआ, तो वो पिछले 10 साल में जो ऑर्गन डैमेज हो गया उसको तो करेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें समय रहते जो युवा बच्चे हैं इसको एजुकेट करने की ज़रूरत है, एजुकेशन पॉलिसी में इसको लाने की ज़रूरत है ताकि लोग डायबिटिक हों ही नहीं। मेरे इस कार्य का भी मिशन यही है कि जो नई पीढ़ी है वो डायबिटीज़ मुक्त हो, जो पुरानी पीढ़ी है वो उसको फ्री कर सके। इस ग्राफ के थ्रू हमने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की है, थोड़ा ये टेक्निकल ग्राफ है जिसको मैंने डॉक्टर्स के बीच प्रेजेंटेशन के लिए बताया था। एक टेस्ट होता है फास्टिंग इंसुलिन। जिस तरह से आप ब्लड शुगर का टेस्ट कराते हैं वैसे आप फास्टिंग इंसुलिन का टेस्ट करा सकते हैं कि आपके बॉडी में इंसुलिन कितनी है। तो ये इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो फर्स्ट जो इस तरफ का पोर्शन है -10 है, फिर 5 है बीच की लाइन को, उसके बाद 0 है। यानी डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ के 10 साल पहले से आपके बॉडी में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है, आपका शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंट होने लगता है। तो अगर आप इस टेस्ट को कराएंगे और नॉर्मल से अगर आपका फास्टिंग इंसुलिन बढ़ा हुआ है तो आप शर्तिया आगे के समय में डायबिटिक हो जाएंगे। तो इस स्टेज पे अगर आप अपने को प्रोटेक्ट करें तो फास्टिंग इंसुलिन जो है वो माइक्रो यूनिट्स में आता है, ml/, नॉर्मल लेवल है 2 to 8%, 6% इज़ आइडियल। आप अगर इसको टेस्ट कराते हैं, अगर आपका 20%, 25% फास्टिंग इंसुलिन आता है, इसका मतलब जो 6 यूनिट इंसुलिन आपके बॉडी में काम कर सकती थी उतना ही काम करने के लिए आपकी बॉडी को 100 यूनिट इंसुलिन पैनक्रियाज को बनाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब एक न एक दिन आपकी पैनक्रियाज एग्जॉस्ट हो जाएगी, उसकी इंसुलिन प्रोडक्शन की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, फिर आपको बाहर से इंजेक्शन लेना पड़ेगा। ये सब मैं बता चुका हूँ कि कहाँ गलती होती है। अब हम इस पे आते हैं कि एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम खाना खाएंगे तभी ये सब प्रॉब्लम होगी। आप सब लोगों ने इसको महसूस किया होगा कि जो हमारा मनपसंद भोजन होता है उसकी याद करते ही मुंह में पानी आ जाता है। किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को समोसा पसंद है, किसी को। आप अपने मनपसंद भोजन को खाली याद करिए, पिक्चर आएगी, आपके मुंह के अंदर पानी आ जाएगा। व्हाट इज़ दिस? कि बॉडी प्रिपेयर हो रही है, बॉडी को लगा कि वो खाना हमारे अंदर आएगा। आपने रसगुल्ला का स्मरण किया, मुंह में सलाइवा आ जाता है, यानी बॉडी इसके लिए तैयार हो रही है कि जैसे रसगुल्ला आएगा वैसे उसका सेम ही डाइजेशन प्रोसेस मुंह से स्टार्ट हो जाए। ऊपर का कास्केड ये दिखाता है कि थिंक अबाउट ईटिंग कार्बोहाइड्रेट, इंसुलिन का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ द न्यू थ्योरी। डॉक्टर कहते हैं कि जब आप खाएंगे शुगर बढ़ेगा तो इंसुलिन का सेक्रेशन स्टार्ट होगा। नो, द न्यू थ्योरी इज़ दैट कि आप भोजन के बारे में सोचेंगे और इंसुलिन का सेक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। कई माता पिता अपने बच्चे के लिए कहते हैं या कई लेडीज़ कहती हैं कि साहब हम तो कुछ नहीं खाते हैं, हवा पीते हैं और उसी में जो है हमारा वेट बढ़ जाता है।
तो अगर आपने भोजन को स्मरण भी किया तो ये कास्केड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद कैसे होता है, जैसे आपने खाया इंसुलिन बढ़ा, फिर जैसे अगर आपने खाना वैसा खाया, आप खाने पे हम आएंगे, 2 तरह का खाना होता है। जैसे कि ट्रैफिक रोड पे अगर चलता है तो एक वीआईपी ट्रैफिक होता है, तो वीआईपी ट्रैफिक के लिए बाकी सब कुछ को रोक दिया जाता है और सायरन बजाते हैं, पुलिस वाले आते हैं, सभी कुछ रोक के सबसे पहले वीआईपी ट्रैफिक को निकाल दिया जाता है, उसको इंतज़ार नहीं कराया जाता। और एक नॉर्मल ट्रैफिक होता है जो आया तो अब तो लखनऊ में सब जगह सिग्नल लग गए, अब जब तक लाल बत्ती आपकी ग्रीन नहीं होगी आप बाहर आगे नहीं जा सकते, नहीं तो पुलिस वाला कैमरा भी लगा हुआ है, आपका चालान घर पे पहुंच जाएगा। तो एक को मैं कहता हूँ, उसी तरह फूड भी 2 तरह का होता है। तो जैसे लोग होते हैं 2 तरह के, एक वीआईपी होता है, एक डीआईपी होता है, वो डिलीजेंटली इम्पॉर्टेंट पर्सन, और एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। डिलीजेंटली वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वो है जिसके लिए कुछ भी नहीं रुकता है, वो तुरंत चला जाता है, और डिलीजेंटली इंपॉर्टेंट पर्सन वो है जो ये समझता है कि नहीं लाइट लेट रहेगी तो मैं आगे नहीं जाऊँगा, मैं रुक जाऊँगा। उसी तरह फूड होता है कि आप एक ऐसा फूड होता है कि जैसे आपने खाया वो तुरंत शुगर रिलीज़ करता है ब्लड में, वो ट्रैफिक सिग्नल का वेट नहीं करेगा, तो जाते ही शुगर स्पाइक होगा, जैसे शुगर स्पाइक होगा वैसे इंसुलिन की रिक्वायरमेंट तुरंत होगी। और एक वैसा फूड है जो आप जब खाएंगे तो वो स्लोली डाइजेस्ट होगा, उसको शुगर रिलीज़ करने में टाइम लगेगा। तो हमें उस फूड पे आना है, वीआईपी फूड से डीआईपी फूड पे आना है। वीआईपी फूड जब तक खाते रहेंगे, वीआईपी फूड क्या है, जितने भी तरह के प्रोसेस्ड फूड है, डब्बा बंद फूड है, सेमी प्रिपेयर्ड फूड है, वो सारे वीआईपी फूड हैं, क्योंकि वो सेमी डाइजेस्टेड होते हैं। बाज़ार से आप जो कुछ भी लेते हैं ले करके खाते हैं वो सब सेमी डाइजेस्टेड है, पहले से वो इस फॉर्म में है कि आप जैसे मुंह में जाएंगे तुरंत शुगर रिलीज़ करेगा। तो ये सारे फूड आपके लिए नुकसानदेह हैं जो वीआईपी फूड है, और डायबिटीज़ वाले के लिए नुकसानदेह हैं, जो नॉन डायबिटिक हैं उनके लिए नुकसानदेह है कि उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी, बाद में मोटापा बढ़ेगा, कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। वैसे फूड बेटर है जो कि स्लोली बनते हैं, खाते हैं। आप हमारे पूर्वजों को याद करिए कि जब हमारे ह्यूमन रेस का इवोल्यूशन हुआ था तो लाखों साल पहले वो गुफाओं में रहता था, और गुफाओं में रहता था तभी ह्यूमन बॉडी बन गया था। और तब जो ह्यूमन बॉडी बना था, आज की ह्यूमन बॉडी में कोई फ़र्क नहीं है। तब जो लिवर बनी थी वही लिवर आज है, तब जो किडनी बनी थी वही किडनी आज है। लेकिन तब जो लिवर का इवोल्यूशन हुआ था तब इतना पॉल्यूशन नहीं था। आज हमारा लिवर कितना पॉल्यूशन झेलता है, लिवर हमारे शरीर में 500 फंक्शन करता है, 500 फंक्शन करता है, लेकिन आज के प्रदूषित वातावरण के हिसाब से वो डिज़ाइंड नहीं है। डिज़ाइंड तो उसी समय का है, ईश्वर ने तो लिवर तभी बना दिया था। तो अब जब आप उसको ठीक नहीं करेंगे तो वी हैव टू गो बैक टू आवर फूड। हमें वापस उन भोजन पे जाना है जो हमारे पूर्वज किया करते थे, और उतना ही एक्टिव होने की कोशिश करनी है। एक्टिव आप उतना नहीं हो पाएंगे, लेकिन खाने में तो करेक्शन कर सकते हैं। जो दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा डैमेज करती है आज के डेट में डायबिटीज़ वाले को भी और नॉन डायबिटीज़ वालों को, वो है स्ट्रेस। जो बॉडी में जो तनाव होता है अलग अलग कारणों से, उसका एक अलग मैकेनिज़्म है शरीर के अंदर। जब भी तनाव होता है बॉडी में किसी भी कारण से, बच्चों को एग्जामिनेशन की वजह से तनाव होता है, पति पत्नी में किसी रिश्ते को लेकर के तनाव होता है, और आजकल तो मोबाइल फ़ोन भी तनाव देता है कि आप फेसबुक पे उसकी फ़ोटो बड़ी अच्छी है, उसको इतनी लाइक मिल गई, मेरे को नहीं मिली, तो वो भी एक तनाव का कारण है। तो देयर आर वेरियस सोर्सेस ऑफ स्ट्रेस। आप ऑफिस में काम करते हैं, आपका बॉस तनाव आपको देता है। पहले क्या होता था, जो हमारे बॉडी के अंदर तनाव से निपटने का जो मैकेनिज़्म डेवलप हुआ था, वो उसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज़्म। कि जंगल में आदमी रहता था, उसको सामने कोई शेर दिख गया तो बॉडी के अंदर एकदम से बर्स्ट ऑफ शुगर होती है, सारे ऑर्गन्स, सारे सिस्टम एक साथ काम करते हैं और आपको इमीडिएट शुगर देते हैं ताकि आप इमीडिएट रिस्पॉन्ड कर सको, या तो उस जंगली जानवर को मार दें या भाग जाएं। फाइट है मीन्स आप लड़के उसको मार दें, फ्लाइट मीन्स आप भाग जाओ। आप सीढ़ी पे से उतर रहे हैं, अचानक आपका पैर फिसल जाता है, आप देखो कि अगर आप कितने भी कमज़ोर हो, अचानक से बॉडी में एकदम इतनी ताकत आ जाती है कि तुरंत आप संभलने की कोशिश करते हैं। तो जो एक इमरजेंसी फ्लश ऑफ ग्लूकोज होता है वो सिस्टम है फाइट एंड फ्लाइट के लिए, वो स्ट्रेस पे बेस्ड है। लेकिन आज का जो स्ट्रेस है वो फिजिकल स्ट्रेस नहीं है, वो बौद्धिक स्ट्रेस है, वो जाता नहीं है। कोरोना की वजह से इकोनॉमी का जो स्ट्रेस है वो जाएगा नहीं जब तक आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। फैमिली में कोई बीमार हो गया, आपका स्ट्रेस तब तक नहीं जाएगा जब तक वो ठीक नहीं होगा।
बॉस से अगर आपका झगड़ा ठीक हो गया, बॉस को तो आप बदल नहीं सकते हो, आपको उसी स्ट्रेस में जीना है। लेकिन उस स्ट्रेस की वजह से जो आपका शुगर बढ़ा हुआ है वो आपको डैमेज करता रहेगा, आपके बॉडी को डैमेज करता रहेगा। तो उसको स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे प्रार्थना की, जो योगासन करते हैं, या आपका जो भी शौक़ है, जो आपकी हॉबी है, जिसमें अंदर डूब के, किसी को संगीत में हॉबी है, किसी को कोई वॉकिंग करके स्ट्रेस को दूर करता है, क्योंकि आप फिज़िकल मेहनत करते हैं तो भी आपके दिमाग से वो चीज़ निकल जाती है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, ताकि पुराने समय में जो फाइट एंड फ्लाइट वाला सिस्टम था, वैसे ही आपके बॉडी में जब स्ट्रेस हो रहा है तो आप उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बॉडी में मैनेज कर पाए। अगर उसको नहीं मैनेज करेंगे तो जो स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है टमी फैट का, जो पेट पे सबसे ज़्यादा फैट आती है वो स्ट्रेस की वजह से आती है। आप अपने जीवन में मिला के रख लीजिए, जब भी आपको जीवन में तनाव आएगा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और आपका टमी फैट बढ़ेगा। ये जान के आपको बड़ा असर होगा कि लोग कहते हैं कि घी नहीं खाइए या तेल मत खाइए। 80% से लेके 85% कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में, आपके लिवर में बनता है, आपके खाने से नहीं आता है। आप नहीं भी खाओगे, जो कोई भी कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाता होगा, स्टैटोवेस्टिन या इस तरह की दवाई जो भी खाते होंगे, आप देखते होंगे कि पता नहीं 10 साल से खा रहे हैं, 15 साल से खा रहे हैं, लेकिन तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा, क्योंकि 80% कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बनती है। हमारा जो शरीर है वो फैट और प्रोटीन से बना हुआ है, तो रोज़ शरीर में तोड़ फोड़ होती रहती है। 120 दिन में हमारी रेड ब्लड सेल्स बदल जाती है, सारी 5 लीटर खून जो है पुरानी होकर के ख़त्म हो जाती है, नए खून 120 दिन में बन जाती है, 4 महीने में। उसी तरह हमारे बॉडी में लगातार रीजेनरेशन का काम चलता रहता है, रिजुविनेशन का काम चलता रहता है, और सारा सेल फैट और प्रोटीन से बना होता है। इसीलिए हमें बॉडी को फैट और प्रोटीन चाहिए होता है। अगर आप फैट नहीं खाएंगे तो लिवर आप जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं उससे फैट बनाएगी, क्योंकि उसको बॉडी के अंदर ज़रूरत है। ये कॉर्टिसोल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से जो एब्डोमिनल फैट होता है, आप ये देखें कि इसमें जो एक ब्लू लाइन है टमी पे, उसके बाहर एक फैट हो गया। तो जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो फैट टमी पे बढ़ेगा, और जब जाना होगा तो सबसे बाद में जाएगा, पहले यहाँ से नहीं जाएगा। ये फिक्स डिपॉजिट की तरह से है, बाहर निकलते हैं ये, एक बार इसमें ताला बंद हो गया तो बंद हो गया, दूसरे ऑर्गन से निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा। और सबसे ज़्यादा नुकसान यहीं पे करता है, क्योंकि आप देखें जितने हमारे वाइटल ऑर्गन हैं, लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सभी इसी जगह पे हैं। तो जब इस जगह पे फैट बढ़ता है तो कुछ ऐसा ही होता है, जैसे आप कार में पीछे 2 लोग की सीट पे अगर आप 6 लोग को बैठा दीजिए और कहिए यहाँ से आगरा जाइए, तो पीछे वाले लोग कितना सफोकेशन महसूस करेंगे। उसी तरह जब आपके स्टमक पे फैट बढ़ता है तो आपके लिवर, आपकी किडनी, आपकी गॉल ब्लैडर, कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको जितनी जगह मिलनी चाहिए नहीं मिलती है, वो दब जाते हैं। तो दब जाते हैं तो उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। डायबिटीज़ लगभग हर अंग को प्रभावित करती है। आँखों में रेटिनोपैथी हो जाती है, जो बाद में ब्लाइंडनेस में होता है, ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो जाती है। जो खून की कोशिकाएं होती है पतली पतली, आँख में सबसे पतली होती है आँख के अंदर, तो उसके अंदर शुगर जब चला जाता है तो वो रप्चर हो जाती है। वो कोशिकाएं जब रप्चर हो जाती है तो आपको रेटिनोपैथी हो जाएगी, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है और ठीक नहीं हो सकती। किडनी में प्रॉब्लम आएगी जब आप बहुत ज़्यादा कार्ब रिच फूड खाएंगे, तो डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। जब किडनी की क्षमता जवाब दे जाएगी, रेनल ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, हार्ट अटैक हो सकता है। ब्रेन सेल्स में अल्जाइमर डिजीज़, भूलने की बीमारी, आपने मोबाइल कहाँ रखा, चाबी कहाँ रखा, भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा कुछ। नर्व्स में न्यूरोपैथी, आप जो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर एक रबर की हथौड़ी लेकर आपको ऐसे ऐसे चेक करेगा कि आपके नर्व्स में सेंसेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन अगर डायबिटिक हो तो आपके नर्व से सेंसेशन ख़त्म हो जाता है। लिवर, फैटी लिवर और लिवर सिरोसिस होगा। लेग्स, सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ की वजह से एम्पुटेशन होता है, पैर काटने पड़ते हैं। तो डॉक्टर होगा वो आपको कहेगा कि आप अपने पैर का प्रॉपर ख्याल रखिए, नाखून ठीक से काटिए, पैर को ठीक से साफ़ करिए, और वो उस पर सॉक्स पहनिए, जूते पहनिए, खाली पैर कभी मत रखिए, क्योंकि लेग के थ्रू इन्फेक्शन का सबसे, यानी कोई भी शरीर का अंग नहीं बचता है जो कि डायबिटीज़ से प्रभावित नहीं होता है। तो डायबिटीज़ इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीज़। एक बार अगर हो गई तो सारी डिजीज़ अपने आप होते जाएगी। ये उसी में से कुछ पार्ट है जो माइक्रोवास्कुलर है, जिसमें कि खून की नलियाँ पतली होती है,
मैक्रोवास्कुलर, जिसमें खून की नलियाँ मोटी होती है, तो जो मोटी खून की नलियों के बीच में अगर डायबिटीज़ की वजह से प्रॉब्लम होती है तो आपको कोरोनरी आर्टरी, हार्ट की डिजीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, सेरेब्रोवास्कुलर जो अल्जाइमर डिजीज़ हुआ, पैर काटने की ज़रूरत होती है, इधर रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, किडनी की पैथी, न्यूरोपैथी, ये सारी डिजीज़ें होती हैं। अब इसको हम आते हैं मुद्दे पे कि कैसे इसको रिवर्स करें, कैसे ठीक करें। अब तक तो ये बताया कि कैसे होता है, कैसे ठीक करें। सिंपल 2 अप्रोच है। देखिए इसमें जो मैंने लिखा है कि एक बॉल लेते हैं, यहाँ पे एक कटोरी है, उस पर चीनी डालते हैं। एक क्षमता के बाद चीनी बढ़ जाती है। अगर उसके बाद भी आप चीनी डालते रहेंगे तो चीनी यहाँ फैल जाएगा, कहीं पे यहीं फैलेगा और कहीं जाएगा नहीं। उसी तरह हमारे शरीर के आप इमेजिन करिए कि जो 5 लीटर ब्लड है वो एक बॉल है या एक बाल्टी है। उस बाल्टी में 5 ग्राम ही शुगर आ सकती है, हमने बताया आपको। वो दिन भर जो हम खाना खाते हैं वो लगभग 400 से 500 ग्राम शुगर बनाता है हमारे शरीर में। तो ये 450 ग्राम शुगर, ये जो 495 ग्राम शुगर है, उसको निकालने के लिए बॉडी को बहुत सारा इंसुलिन लगाना पड़ता है, इतना सारा खर्च करना पड़ता है, तभी वो बाहर निकलेगा। तो पहला स्टेप है पुट लेस शुगर इन, कम से कम शुगर को फूड के रूप में शरीर के अंदर डालिए। दूसरा स्टेप है बर्न ऑफ रिमेनिंग शुगर, जो पहले से आपका शुगर है जो आपके शरीर में फैट सेल्स में जमा हो गया है, उसको ख़त्म करिए। तभी जा कर के आप परमानेंटली क्योर होंगे, तभी आपकी दवाई से मुक्ति हो पाएगी, अदरवाइज आपको दवाई खानी पड़ेगी। तो अब उस पर कैसे आते हैं, इधर जो क्योर है इसमें भी आप देखिए, बैरिट्रिक सर्जरी करते हैं, क्योर हो जाता है। फास्टिंग पे करते हैं, फास्टिंग पे हम बाद में आएंगे, या लो कार्ब डाइट खाएंगे तो आप क्योर हो सकते हैं। तो इस पे है, जैसे बारिश हो रहा है, इस कमरे की अगर खिड़की खुली हुई है और हवा से तेज़ है, बारिश का पानी अंदर आ गया, तो जो केयर टेकर होगा वो आएगा तो सबसे पहले खिड़की बंद करेगा कि पानी आना बंद हो, उसके बाद अंदर सफाई करेगा। तो उसी तरह आपको भी सबसे पहले जो भोजन के थ्रू एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज बॉडी में जा रहा है उसको नियंत्रित करना है, और फिर अंदर के जो जमा है उसको सफाई करनी है। जब आप 2 सिस्टम पे काम करेंगे तो आप क्योर होने की तरफ बढ़ेंगे। वो कैसे करते हैं? पहला स्टेप जो है पुट लेस शुगर इन, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी साग सब्जियां, पत्ते वाली सब्जी खाएं। अब देखिए गो ग्रीन हमने ऊपर लिखा हुआ है। पहले क्या होता था, आदमी क्या खाता था, वो ज़्यादातर जब जंगल में फल फूल जो मिले वो ये खा लिया, उसके बाद शिकार करना शुरू किया। बट शिकार जो था बहुत रेगुलर नहीं था, क्योंकि आदमी के पास न तो वैसे नख है कि वो मसल को चीर सके, न तो वो दांत है कि जो टीयर कर सके। यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है वो ईश्वर ने उसको वेजिटेरियन बनाया, वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है। लेकिन जब उसे फूड नहीं मिलता था तो वो कोई छोटे मोटे जानवर का शिकार कर लेता था, या बड़े जानवर के शिकार को जो खाने के बाद छोड़ देता था उसको खा लेता था। बट प्राइमरीली वो फल साग सब्जियों और पत्तों पर निर्भर था। उस समय खेती नहीं होती थी, तो जब खेती नहीं होती तो फल साग सब्जी, जो जंगली फल सब्जी होते थे उसको खाता था। कुकिंग मेथड भी नहीं थी तो उसको वैसे ही तोड़ के खाता था। तो अभी भी आप जब उस पर जाएंगे तो अगर उस सिस्टम को खाएंगे तो ये वाले जो फूड हैं, जो फल साग सब्जी हैं, जो अनकुक्ड आप खा सकते हैं, बिना पकाए हुए खा सकते हैं, वो DIP फूड है। यानी वो जाके रेड लाइट पे इंतज़ार करेंगे, तुरंत शुगर रिलीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर इतना फाइबर होता है, इन फूड के अंदर इतना ज़्यादा फाइबर होता है कि कई फूड तो ऐसे हैं जिसमें कि आपको अगर 50 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी तो उसको डाइजेस्ट करने में 200 कैलोरी खर्च करनी पड़ेगी। यानी आप माइनस कैलोरी खा रहे हैं। आप खीरा अगर खाते हैं, पालक के पत्ते की कटी हुई सलाद खाते हैं, बंद गोभी के पत्ते की कटी हुई सलाद खाते हैं, सलाद पत्ता के कटी हुई पत्ते की सलाद खाते हैं, तो उससे आपको जितनी कैलोरी मिलेगी उससे ज़्यादा कैलोरी बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में खर्च करनी पड़ती है। यानी आप नेगेटिव कैलोरी में जाते हैं। जब आप नेगेटिव कैलोरी में जाते हैं तो फिर आपके अंदर जो पहले से बना हुआ कैलोरी है, इकट्ठा फैट है, वो बर्न होता है। तो पहला स्टेप ये है। तो उसके लिए फर्स्ट बुलेट को आप देखिए कि क्या आपको लिमिट और एलिमिनेट ऑल शुगर, मीठा सब बंद कर देना है, क्योंकि आपका शरीर पहले से बहुत ज़्यादा मीठा है, तो इसलिए चीनी को बंद कर देना है। शुगर इन ऑल फॉर्म्स। कई डायबिटीज़ वाले लोग पूछते हैं कि क्या गुड़ खा सकते हैं, शहद खा सकते हैं, खांड सारी खा सकते हैं। शुगर शुगर ही है, चाहे आप उसको चीनी के फॉर्म में खाएं, चाहे
शहद के रूप में खाएं या गुड़ के फॉर्म में खाएं, वो शुगर ही है। पहले से आपके बॉडी में शुगर है, अगर आप करेक्शन करना चाहते हो तो सबसे पहले इसको करना पड़ेगा। जैसे विद्यार्थी अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है तो उस समय अपनी बाकी सब चीज़ों को छोड़ करके एक्स्ट्रा टाइम देता है पढ़ाई के लिए। तो अगर आप अपने बॉडी को करेक्ट करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा संयम बरतना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, तभी जा करके आप ठीक हो पाएंगे। ब्रेड, बाहर का जो बना हुआ ब्रेड है वो बंद करना पड़ेगा। पास्ता, जो भी वाइट फ्लोर है, सफ़ेद आटा या मैदा का बना हुआ जो कुछ है वो नहीं खाना है। ज़मीन के अंदर जो फल होते हैं उसमें पोटैटो है, उसमें वो एक कंद होता है जो बहुत मीठा होता है, जिमीकंद, और अभी जारों के अंदर शकरकंद मिलता है, और वो शकरकंद को भी लोग पका के कई बार उबाल करके उसको दूध में डाल के गुड़ में डाल के खाते हैं, तो वो पहले से ही इतना मीठा, ऊपर से और मीठा डालते हैं हम लोग। वाइट राइस आपको नहीं खाना है अगर आप करेक्ट करना चाहते हो तो। सपोर्ट योर लिवर, आपके लिवर को सपोर्ट देने के लिए, लिवर चूँकि आपका बीमार हो चुका होता है बहुत पहले, डायबिटीज़ होने के पहले, उसको ठीक करने के लिए क्रूसीफेरस ग्रीन वेजिटेबल, क्रूसीफेरस वो है जो कि मूली के स्पीसीज़ की वैरायटी है, फैमिली से जो आती है। तो जो मूली की फैमिली है उसको हम क्रूसीफेरस बोलते हैं। जो मूली का पत्ता है, सरसों के साग हैं, पालक का साग है, ये सारे जितने भी पत्ते हैं उनको आप, बथुआ है, चने का साग है, सरसों का साग है, ये सारे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं। इनके जो पत्ते वाली जो चीज़ है उसको आप जितना खाएंगे उतना फ़ायदा होगा। कारण क्या है, आप देखिए इसमें लिखा हुआ है रेड से वो कि कितनी पोटेशियम चाहिए होती है आपके बॉडी को। वो इसलिए कि बॉडी में जो एनर्जी आया वो 3 फॉर्म में रहता है। एक तो ग्लूकोज हुआ, जो ग्लूकोज इमीडिएट यूज़ होता है, ग्लूकोज को बॉडी स्टोर नहीं कर सकती है। हमारे बॉडी में ग्लूकोज के स्टोरेज का कोई सिस्टम नहीं है, सिवाय इसके कि ग्लूकोज का कुछ पार्ट ग्लाइकोजन के रूप में लिवर में इकट्ठा होता है, जो रात में आपको ग्लाइकोजन ब्रेक होकर के ग्लूकोज देता है। तो लिवर के अंदर लगभग 200 ग्राम ग्लाइकोजन इकट्ठा हो सकता है, और आपके या 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम अगर लिवर हेल्दी है आपकी तो, अदरवाइज 100 ग्राम, और मसल में 200 ग्राम, यानी 300 ग्राम ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में रेडीमेड इकट्ठा हो सकती है। तो जैसे आपने पैसे कमाए, आपके लिए पैसे खर्च करने के आते हैं, तो उस पैसे को आपने पॉकेट में रखा, आपके पास पर्स में कोई 2000 रखता है, कोई 5000 रखता है अपनी खर्चे की कैपेसिटी के हिसाब से, और बाकी पैसे को आप घर में अलमीरा में रख देते हो। उससे भी ज़्यादा पैसे आते हैं तो आप उसको बैंक में जमा कर देते हैं, या कहीं रियल एस्टेट में, ज़मीन में इन्वेस्ट कर दिया, या गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, या फिक्स डिपॉजिट में कर दिया। अब जब आपका पैसा खर्च होता है तो सबसे पहले जब पर्स का पैसा खर्च होता है तो आप अलमीरा से पैसा निकालते हैं। अलमीरा का भी पैसा अगर कम होने लगता है तो आप फिक्स डिपॉजिट तोड़ने नहीं जाते हैं, ज़मीन नहीं बेचते हैं, जेवर नहीं बेचते हैं, सोचते हैं कमाने का कोई व्यवस्था करें ताकि ये फिर से बढ़ जाए। उस शरीर का भी वही सिस्टम है। जो ग्लूकोज है वो जब ग्लाइकोजन बनता है, और ग्लाइकोजन के बाद फैट बनता है, तो ग्लाइकोजन तक ही बॉडी यूज़ करती है, फैट को यूज़ नहीं करती है, क्योंकि फैट उन दिनों के लिए इकट्ठा होता है शरीर में जब आपको बिल्कुल खाना न मिले। पहले क्या होता था कि ऐसा सिस्टम, कई बार अकाल पड़ता था, 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने तक लोगों को खाना नहीं मिलता था। तो जब खाना नहीं मिलता था तो ये इमरजेंसी बैकअप फैट में स्टोरेज का नेचर ने डेवलप किया कि जब आप बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे तब फैट उसको देगा। तो उसी तरह जब आप कुछ भी नहीं खाएंगे, तो अगर आप ग्लूकोज नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाया आपने, तो आपके लिवर में जो ग्लाइकोजन है वो आपको एनर्जी देगा, वो ग्लूकोज देगा। लेकिन लिवर का जो डिपॉजिट है वो 48 आवर के लिए सफिशिएंट होता है बस। अगर आपने 48 घंटे खाना नहीं खाया तो 49वें घंटे में आपको बहुत तेज़ भूख लगेगी, आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप उसको क्रॉस कर गए, 49 घंटे 50 घंटे आपने क्रॉस कर लिया, तो फिर बॉडी फैट को यूज़ करने लग जाएगी। क्योंकि बॉडी का जो अल्टरनेट, वैसे ही जैसे कि बिजली गई तो कुछ देर तक इन्वर्टर चलता है, इन्वर्टर जब बैठ गया तो जनरेटर चलेगा, लेकिन जनरेटर चलने के लिए ज़रूरी है कि बिजली जाए और इन्वर्टर भी जाए, तभी जनरेटर चलेगा। उसी तरह फैट इज़ लाइक द जनरेटिंग मैकेनिज़्म, अल्टरनेट मैकेनिज़्म ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। वो तब इस्तेमाल होता है जब आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज 0 हो जाता है, जब आपकी बॉडी में इंसुलिन मिनिमम हो जाता है, तब फैट इस्तेमाल होता है। तो बीच का जो पार्ट है, जो हमने कहा कि अलमीरा में पैसे रखते हैं, तो उसी तरह लिवर में जो ग्लूकोज इकट्ठा करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी में पोटेशियम हो। अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम कम होगा तो ग्लाइकोजन नहीं बनेगा आपकी बॉडी में, और सफिशिएंट ग्लाइकोजन बनने के लिए 4700 मिलीग्राम पर डे पोटेशियम चाहिए होता है बॉडी को।
4700 मिलीग्राम पोटेशियम। एक पोटेशियम की टैबलेट 50 मिलीग्राम की आती है, ये रफली 5000 है। तो यानी आपको कितनी 100 टैबलेट खाएंगे तब इतना मिलेगा। एक केले में 470 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, 500 मान लें, तो अगर आप 10 केला खाएंगे तो आपको उतना पोटेशियम मिलेगा। लेकिन आप 10 केला खाएंगे तो उसका कितना शुगर और कितना फैट आपके बॉडी में हो जाएगा वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन इतना पोटेशियम अगर आप 7 से 8 कटोरी हरी सब्जी खाते हैं अनकुक्ड, बिना पकाए हुए, क्योंकि जब आप उसको पकाते हैं तो पोटेशियम डैमेज हो जाता है, वो फिर आपके इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। तो वो जब हरी सब्जी को आप खाते हैं अनकुक्ड तो इतना पोटेशियम आपको मिलता है। जब आप ये पोटेशियम आप सप्लाई करेंगे इस तरह से साग सब्जी खा करके, तो फिर क्या होगा, आपको तुरंत क्रेविंग नहीं लगेगी। डायबिटीज़ वाले लोगों को ये तुरंत भूख लगती है, इसलिए कि जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है वो तुरंत डाउन होता है, और जैसे डाउन होता है वैसे तुरंत इमीडिएट, चूँकि ग्लाइकोजन ठीक से बन नहीं रहा है आपके पास, पोटेशियम की कमी है, लेकिन हम खाना खाने लग जाते हैं। तो हमें इसके पोटेशियम की सप्लाई को ठीक करने के लिए 7 से 8 बॉल हरी सब्जियों को खाना है। कैसे खाएंगे ये आसान नहीं है, इट्स नॉट ईजी। कहना बड़ा आसान है, 7 से 8 बॉल हरी बिना पकाई हुई सब्जी को आप नहीं खा सकते। तो उसके खाने का तरीका है, जो ऊपर आप ग्लास देख रहे हैं, स्मूदी बनाना। मैं फिर नेक्स्ट कोई लेक्चर दूंगा तो उस पर आपको जो अल्टरनेट फूड है वो फूड कैसे तैयार करते हैं इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, क्योंकि ये जीवन भर चलने वाली चीज़ें हैं। जब आप ये जान लेंगे कि इस फूड को इस फूड से रिप्लेस करना है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो बट संक्षेप में कि पालक के पत्ते ले लेते हैं, पालक के पत्ते को 8-10 पत्तों को लिया और उसको अच्छी तरह सफाई कर लिया। सफाई करके उसमें तुलसी या पान का पत्ता या पुदीने का पत्ता या कड़ी पत्ता, यानी एक मेजर लीफ एक माइनर लीफ। छोटा पत्ता में से आपके पास कई ऑप्शन हैं, टेस्ट के हिसाब से आप कोई भी छोटा पत्ता ले सकते हैं। तुलसी, करी पत्ता, पुदीने का पत्ता, ये पान का पत्ता, ये ले सकते हैं। और बड़े पत्ते में बेस के रूप में पालक लेते हैं, पालक का 8-10 पत्ता, उसको साफ़ करके काट करके मिक्सी में डालते हैं। उसमें थोड़ा अदरक, थोड़ा नींबू, थोड़ा काली मिर्च और आधा फल, आप या तो एप्पल डालें आधा या आधा डालें आप सेब केला डालें थोड़ा टेस्टी होने के लिए, और थोड़ा उसमें लाल और पीला जितने भी वो कलर वाले आते हैं, शिमला मिर्च, थोड़ा ग्रीन, उसकी एक स्टिप डालते हैं। फिर उसको मिक्सी में ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड करके उसको छानते नहीं हैं, उसमें पीने लायक पानी डाल करके स्वाद के अनुसार नमक नींबू डाल के 600 ml मैं सुबह पीता हूँ, 600 ml शाम में लेता हूँ बड़े गिलास में। यानी सुबह जो मैंने पिया वो 3 कटोरी सब्जी के बराबर है, जो शाम में लिया वो 3 कटोरी के बराबर हो गया। तो इस तरह से अनकुक्ड रॉ वेजिटेबल बॉडी के अंदर जा रही है, इसको लेते हैं। उसके अलावा जो आप खाना खाने बैठते हैं उसके पहले खूब सारा ग्रीन सलाद खाते हैं, तो हरा सलाद खाते हैं तो वो भी अनकुक्ड होता है, तो वो भी खाते हैं। आप में से कोई प्रश्न नहीं कर रहा है तो मैं ही प्रश्न करके उत्तर दे रहा हूँ कि इसमें एक लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि जो पत्ते वाली सब्ज़ी में कीड़े होते हैं, लार्वा होता है, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, उसको खाएंगे तो कैसे ट्रीट करेंगे। तो उसका सबसे आसान मेथड है कि उसको थोड़ा गुनगुने पानी में थोड़ा नमक नींबू डाल करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, 20-25 मिनट बाद फिर आप उसको रनिंग टैप वाटर में अच्छे से वॉश कर लीजिए, फिर इसको यूज़ करिए। और अगर किसी के पास अपना छोटा सा खेत है तो क्यारी में अपनी उगाइए, अपनी ऑर्गेनिक फूड लीजिए, वो सबसे बेहतर है। आजकल घर पे भी लोग गमले में भी उगाते हैं। गमले में अगर आप 8-10 गमले में पालक लगा देंगे तो आपके पास सफिशिएंट पालक रहेगा और रिसाइकिल होता रहेगा, आप उसको यूज़ करते रहेंगे। इसको यूज़ कर सकते हैं। जो एक फल आप देख रहे हैं ये एवोकाडो फल है, जो कि बीच में उसका बीज है वो अब मिलने लग गया है यहाँ पे, बाहर का फल है, लेकिन ये एवोकाडो में फ़ैट होता है जो कि बॉडी के लिए सबसे फ्रेंडली फ़ैट है, सबसे अच्छा फ़ैट है। तो उसको जब लेते हैं तो आप अगर फ़ैट खाते हो तो ज़्यादा देर भूख नहीं लगती, आपको जल्दी भूख नहीं लगती है, क्योंकि फ़ैट का डाइजेशन स्लो होता है। आप महसूस करेंगे रोटी खाएंगे तो तुरंत भूख लगेगी, पराठे खाएंगे तो देर से भूख लगेगी, क्योंकि फ़ैट का डाइजेशन स्लो होता है। और फ़ैट के डाइजेशन के लिए और फ़ैट के प्रोसेसिंग के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उस फैट को जब आप जब रोटी पे लगा देते हैं या पराठे पे लगाते हो तो नुकसान करता है। तो उसका जो हेल्दी फ़ैट है उसको हम यहाँ पे सलाद में या स्मूदी में लेते हैं
तो ये आपके बॉडी के लिए बड़ा अच्छा होता है। उसके बाद आप प्रोटीन आप खाइए, एडिक्वेट प्रोटीन लीजिए, क्योंकि प्रोटीन से आपकी बॉडी बनी हुई है। लेकिन अलग से कई सारे यंग बच्चे को उनका जिम ट्रेनर करता है कि वे प्रोटीन पीजिए, सब आप बॉडी बनाइए, मसल बनाइए, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटीन को बॉडी स्टोर नहीं कर सकती है। एक्स्ट्रा प्रोटीन शेक की ज़रूरत सिर्फ उनको है जो एथलीट हैं, जो एक्स्ट्रा मसल बिल्ड करना चाहते हैं, जो जाके 2-2 घंटे 4-4 घंटे जिम करते हैं, 2-2 घंटे 4-4 घंटे दौड़ते हैं, उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत है। बाकी किसी को नहीं। हमारा जो भोजन प्रणाली है उसमें प्रोटीन इतना है कि हमको प्रोटीन मिल जाता है, अलग से प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप है कि फ़ैट को बर्न करने के लिए, फ़ैट को बर्न करने के 2 सिस्टम है। पहला सिस्टम है एक्सरसाइज करना और दूसरा सिस्टम है फास्टिंग करना, जो हमारे पुराने समय से उपवास का जो एक नियम चला रहा है। उपवास बॉडी में इकट्ठे टॉक्सिन्स को निकालने का और फैट को रिमूव करने का सबसे बेहतरीन साधन है। एक्सरसाइज से भी अच्छा। एक्सरसाइज का इफ़ेक्ट बॉडी पे 20% होता है, फूड का 80% होता है। आप बहुत मेहनत करके एक्सरसाइज करेंगे तो मुश्किल से 250 से 300 कैलोरी बर्न करेंगे, जो आप 2 समोसे खाएंगे तो उतने बराबर हो जाएंगे। 4 रोटी खाएंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। तो आपका एक्सरसाइज गया बेकार, कोई काम का नहीं। लोग कहते हैं कि मैं तो सुबह साहब 10 किलोमीटर चलता हूँ तब भी शुगर बढ़ा रहता है, फिर लौट करके 4 पराठे मूली पराठे दबा लिए जाड़ों के दिनों में, तो फिर आपकी शुगर तो बढ़ेगी। और ऊपर से थोड़ा मट्ठा ले लिया, फिर गुड़ ले लिया, तो फिर तो बढ़ेगी। तो एक्सरसाइज का बेनिफिट दूसरा है ज़रूर, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज आपके शुगर को घटाने में बहुत कंट्रोल करे रोल है, तो उसका रोल 20% है। ये ज़रूर है कि एक्सरसाइज आपके बॉडी को हाई रखती है, आपके बॉडी में बहुत सारे पॉजिटिविटी आती है एक्सरसाइज से, आप स्ट्रेस से फ्री हो जाते हो, फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, आपके मसल्स वर्कआउट होते हैं, इसलिए आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन प्राइमरी स्टेज में आपको फूड पे कंट्रोल करना चाहिए। आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि जब मैंने पहले 6 महीने में 24 किलो वज़न घटाया तो मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की थी। नो जिम, नो एक्सरसाइज, नो वॉकिंग, पैदल भी नहीं चलता था, सिर्फ फूड से मैंने करा। और जब ठीक हो गया तो अब मैं 1.5 से 2 घंटे जिम करता हूँ, क्योंकि अब बॉडी में इतनी एनर्जी फील होती है कि अब करने में मज़ा आता है, एक्सरसाइज करने में मज़ा आता है। तो जो फैट बर्न करने का सिस्टम है, पहला फूड कंट्रोल और दूसरा एक्सरसाइज और दूसरा है फास्टिंग। फूड कैसे लेना है, डाइट करेक्शन कैसे करेंगे, इस पे हम आते हैं। डाइट करेक्शन और एक्सरसाइज आपको करेक्ट कर सकती है। आपको स्टॉप मिल्क एंड ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी। क्यों? कि जो 1 ग्लास दूध हम लेते हैं, 300 ml दूध, जो 300 ml दूध लेते हैं, 100 ml दूध में 5 ग्राम शुगर होता है। 300 ml जो दूध दिया आपने, उसमें 15 ग्राम शुगर है, बिना चीनी मिलाए सादे दूध में। तो ऑलरेडी उतना शुगर है, जैसे आपने 300 ml दूध लिया तो 15 ग्राम शुगर आपके में गई। और ज़्यादातर लोग रात में सोते समय दूध लेते हैं, तो जब आप रात में सोते समय दूध लेते हैं तो 15 ग्राम शुगर आप अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। तो आपकी बॉडी पहले से उसको क्षमता में लेने के लिए तैयार नहीं है और आप उसको दे रहे हैं। दूध से बनी हुई जितनी भी मिठाइयाँ होती है, वो जो मैंने एक मसल सेल का फोटोग्राफ दिखाया था आपको, जिसके अंदर येलो फैट जमा थे, तो जो दूध का फैट होता है वो मसल सेल को इम्प्रेगनेट कर जाता है, अंदर चला जाता है और अंदर जा कर के इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो जैसे आप दूध बंद करेंगे, आप में से कोई भी जो डायबिटिक है, अगर वो दूध बंद करे, दूध की चाय बंद करे, आप देखना कि 1 सप्ताह बंद करते ही आपकी दवाइयाँ घट जाएगी, बिना कुछ किए हुए आपकी मेडिसिन का डोज घट जाएगा। आपका ब्लड शुगर 40 to 80 यूनिट कम हो जाता है अगर आप मिल्क नहीं लेते हैं तो, या मिल्क के प्रोडक्ट नहीं लेते हैं तो। शुगर और शुगर की बनी हुई चीज़ें नहीं लें, सारी रिफाइंड प्रोडक्ट्स नहीं लें, पैकेज प्रोडक्ट जो बाहर के होते हैं वो मत लीजिए। उसके अंदर MSG होता है। जब जो बच्चे, अगर किसी ने न्यूट्रिशन साइंस पढ़ा हो, जो बायो साइंस के हो, तो फूड के पीछे लिखा रहता है जो पैकेज पर, उसको बोलते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG। MSG क्या करता है, जो हमारे टेस्ट बड्स हैं, जीभ के ऊपर टेस्ट बड होता है, उसको 200 गुना बढ़ा देता है। तो आपको वो फूड बड़ा टेस्टी लगता है। पिज्ज़ा में, बर्गर में, इन सब में MSG खूब जम कर के प्रयोग होता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। वो आपको खिलाई इसलिए रहे हैं कि आप पहले खाइए,
और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि जो मैकडोनल्ड और हैमबर्गर और बर्गर वाले जो हैं, इनकी 40 to 60% शेयर डायबिटीज़ की दवाई बनाने की कंपनियों में है। तो पहले आपको खाना खिला के बीमार करते हैं, उसके बाद आपको दवाई बेचते हैं। तो आप पहले खाना खा के बीमार पड़ जाइए, फिर इनकी दवाई खाइए। आप जब ऐसे फूड हमें कैसे खाना है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को लेना है। प्रोटीन 40 से 50 ग्राम, ज़्यादा उससे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती हमारी बॉडी में, वो आपको नॉर्मल फूड से मिलता है। एवॉइड नॉनवेज एंड एनिमल फैट। आप अगर एनिमल फैट और नॉनवेज को छोड़ सकें तो बहुत अच्छा है। दूध भी उसमें आता है एनिमल फैट में, क्योंकि दूध को डाइजेस्ट करने के लिए हमको लगता है कि दूध कैल्शियम देता है। हमारे अंदर दिमाग में भ्रांति है कि दूध कैल्शियम देता है। ये सबसे मजबूत हड्डी किसकी होती है? हाथी की। हाथी का बच्चा दूध पीता है, किसी ने देखा है क्या? गाय का बच्चा भी दूध तभी तक पीता है जब तक वो बच्चा होता है, उसके बाद दूध नहीं पीता है। सारे एनिमल्स जो हैं वो मदर मिल्क तभी तक पीते हैं जब वो अपने फूड पे नहीं आ जाते हैं। तो बॉडी वैसी डिज़ाइंड होती है कि मिल्क तभी तक चाहिए जब तक कि वो सेल्फ फूड पे नहीं आते हैं। लेकिन हम उनका फूड ले रहे हैं, जो हम दूध पी रहे हैं वो तो किसी बछड़े के लिए या बछिया के लिए बना हुआ है दूध, वो दूध हम पी रहे हैं। और ठीक है, वो भी ठीक है, दूध पिए हैं, लेकिन अगर हम बीमार हैं तो हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि वो आपको बेहतर होगा। आपकी सेहत की थाली ऐसी होनी चाहिए, ये उसका एक सैंपल है। तो आप देखिए कि एक थाली अगर आप लेते हैं तो उसमें 40% वेजिटेबल्स हैं, प्रोटीन 25% है, अनाज क्या है 25%। इसको मैं 25% फार्मूला बोलता हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है, जब हम खाना खाने बैठते हैं तो थाली आती है दाल सब्जी चटनी रोटी, और दाल सब्जी चटनी का परोसन नहीं आता है, रोटी का परोसन आते जाता है, रोटी चावल का। वो दोबारा नहीं लेते हो आप, वो बहुत कम, अगर बहुत टेस्टी बना तब आप लेते हैं, वो थोड़ा लेते हैं, लेकिन रोटी बढ़ते जाती है, चावल बढ़ते जाती है, रोटी के बाद चावल भी लेते हैं। तो अगर आप परसेंटेज देखें तो हमारी थाली में जो खाने का परसेंटेज अनाज का है, जो ग्रेन का परसेंटेज है, वो 50 से 60% होता है, और बाकी फल सब्जियां और प्रोटीन का परसेंटेज कम होता है। ये आपको करेक्ट करना है। आपको थाली 25% ग्रेन पे आना है, और उसमें डिसिप्लिन ये कि अगर आपने एक थाली ली, उसमें दाल सब्जी चटनी रायता और रोटी ली, अगर आपको दूसरी और सलाद लिया, एक बॉल खूब सारा सलाद, सब्जियों में सलाद लेना पड़ेगा। अगर आपको दूसरी रोटी चाहिए तो पहले दाल सब्जी रायता चटनी सब लीजिए, वो खाइए, तब दूसरी रोटी लीजिए। यानी वी शुड गो अपोजिट साइड। अभी जिधर से हम चल रहे हैं उसको उल्टा चलना है। तो जब मैंने इसको शुरू किया तो एक रोटी के बाद दूसरा रोटी खाना मुश्किल है, क्योंकि दूसरी रोटी खाने के पहले आपको दाल सब्जी चटनी सब चीज़ खाना पड़ेगा, तभी दूसरी रोटी आपको मिलेगी। तो मैंने अपनी वाइफ को और अपने सर्वेंट को कह दिया था कि दूसरी रोटी मेरी थाली में डालना ही तब जब मैं बाकी दाल चटनी सलाद खा लूँगा, सेकेंड सर्विंग। तो सेकेंड सर्विंग के बाद रोटी की ज़रूरत नहीं, तो आपका ग्रेन पार्ट कम हो जाता है। डायबिटीज़ को जो सबसे ज़्यादा डैमेज करती है वो ग्रेन और शुगर आपने चाह के छोड़ दी, लेकिन ग्रेन चूँकि हमारे फूड का मेन कंस्टिट्यूएंट है, मुख्य खाना हमारा जो है रोटी चावल है, बिना उसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कैसे हम रहेंगे, तो उसको कम करना है। तो जब आप बाकी चीज़ करेंगे तो वो रोटी चावल आपका कम हो जाएगा। फूड टू एवॉइड, देखिए मैंने इस पर लिखा है कि क्या क्या आपको फूड एवॉइड करना है। जो डायबिटिक लोग हैं, एक ग्लास मिल्क 300 ml में 3 स्पून शुगर 15 ग्राम होता है। पोहा हम कहते हैं कि बड़ा अच्छा होता है, 80% कार्ब होता है पोहा में। चूरा मटर जारों में खूब खाते हैं हम लोग, 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं बच्चे लोग बहुत खूब सारा, कॉर्नफ्लेक्स में 80% होता है। आप इससे कंपेयर करिए जो कफ सिरप हम पीते हैं उसमें 65% शुगर होता है, 65%। कितना मीठा होता है अगर आप पिए कफ सिरप का, उससे 15% ज़्यादा होता है कॉर्नफ्लेक्स में। साबूदाना में 85% कार्बोहाइड्रेट होता है। हम लोग उपवास के समय में साबूदाना खाते हैं, तो जो उपवास का सारा फ़ायदा होना चाहिए आपके शरीर को, वो साबूदाना खा के सब मिट्टियाँ मेट कर देते हैं हम लोग। फिर उसके बाद गुड़ शुगर हनी खांड सारी ये सब नहीं खानी है। वीट कम से कम खाना है, 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। राइस में 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। 4 रोटी जो आप खाते हैं वो आपके ब्लड शुगर को 1000 यूनिट बढ़ाती है। 4 चपाती 2 समोसा 1 रसगुल्ला आपके ब्लड शुगर को 1000 यूनिट बढ़ा देती है। उसको घटाने के लिए आपके पैनक्रियाज को कितना सारा इंसुलिन निकालना पड़ेगा, तब जा कर के वो मैनेज होगा।
आप ये देखिए कि जब आप, ये एक स्टमक का डायग्राम है, 400 कैलोरी अगर आपने ऑयल लिया तो कितना पोर्शन हुआ, 400 कैलोरी अगर आपने फैट के रूप में खाया तो ये पूरी पेट खाली है, नीचे का थोड़ा सा पोर्शन घट बढ़ा। 400 कैलोरी अगर आपने नॉनवेज खाया तो भी इतना सा बड़ा, बाकी खाली है। और 400 कैलोरी अगर आपने वेजिटेबल खाया तो ऊपर तक भर गया। इट मीन्स जब आप रॉ वेजिटेबल फूड पे आएंगे तो कैलोरी कट अपने आप ही हो जाएगी, आपको कोई कैलोरी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही आपका पेट फुल हो जाएगा, सिग्नल मिल जाएगा, आप ज़्यादा खा ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरे तरह का खाना खाएंगे तो आप हाई कैलोरी खाएंगे, उसको रोक नहीं सकते हैं। हम इस पे आते हैं कि क्या हम परिवर्तन करते हैं। तो एक ये उज्ज्वल डाइट है जब मैंने किया, और ये रिवर्सल डाइट है। उज्ज्वली हम क्या करते हैं, सुबह जब सो के उठते हैं तो 6:30 से 7:30 बजे जो भी टाइम है आपका उठने का, चाय कॉफ़ी विथ मिल्क या मेरी बिस्किट, एक ये रूटीन होता है सभी लोगों का। इसको रिप्लेस करना है न्यूट्रिएंट डेंस ग्रीन स्मूदी से, जो मैंने बताया आपको, पालक की स्मूदी लीजिए, या ब्लैक टी विथ कोकोनट मिल्क लीजिए। आप आज टेंडर कोकोनट मिलता है, उसको आप मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, थोड़ा पानी मिला दीजिए, मिल्क, कोकोनट मिल्क बन जाता है। आप उसको दूध के बदले में ले सकते हैं। और ग्रीन टी लीजिए या हर्बल टी लीजिए, लेकिन सुबह की दूध की चाय, दूध की कॉफ़ी और बिस्किट, ये आपको छोड़ देना है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब नमकीन बिस्किट खा सकते हैं कि नहीं, दाल मोठ खा सकते हैं कि नहीं। नमकीन बिस्किट और मीठा बिस्किट दोनों का प्रोसेस एक ही होता है। नमकीन बिस्किट में भी शुगर डाली जाती है, उसका टेस्ट सॉल्टी करने के लिए ऊपर से सॉल्ट ऐड कर दिया जाता है। यानी मीठा तो आप खा ही रहे हो, ऊपर से एक्स्ट्रा सॉल्ट खा रहे हैं जो आपका बीपी बढ़ाएगा। तो बिस्किट इज़ बिस्किट, चाहे वो नमकीन हो चाहे मीठा हो, यू डोंट हैव टू ईट बिस्किट। बिस्किट आपको नहीं खानी है, दाल मोठ नहीं खाना है। आपको अगर नमकीन खाने का मन करे, भुना हुआ चना है उसमें थोड़ा नमक डाल के खाइए, भुने हुए लइये हैं थोड़े खाइए, वो खा सकते हैं आप। और हमारा नाश्ता क्या होता है, 8:30 से 9:30 बजे, चाहे पोहा लिया, उपमा, इडली, आमलेट, पराठा, रोटी, सब्जी, कॉर्नफ्लेक्स, ये नॉर्मल नाश्ता होता है। इसको रिप्लेस करके सुबह के नाश्ते को नो ग्रेन ब्रेकफास्ट पे ले जाते हैं, यानी सुबह में कोई अनाज नहीं होता है, सुबह के नाश्ते में कोई अनाज नहीं होता है। स्प्राउट कम से कम 50%, जितना आप खा रहे हैं, अंकुरित 50%। पल्स बेस्ड ब्रेकफास्ट होता है दाल का, या चने का चीला, मूंग दाल का चीला या चने दाल का चीला, कई तरह के चीले बनते हैं, लोग घर में बनाते हैं, उसको लीजिए। यानी दाल पे आधारित ब्रेकफास्ट। तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट नहीं हुआ, चटनी और ग्रीन सलाद। यानी सुबह के नाश्ते में अगर आपने कार्बोहाइड्रेट को रिमूव कर दिया तो एक टाइम का डाइट से आपका कार्बोहाइड्रेट चला गया। तो लगभग 800 से 1000 यूनिट जो आपका ब्लड शुगर बढ़ता सुबह के नाश्ते का, उसको आपने रोक लिया मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट को करेक्ट करके और मॉर्निंग टी को करेक्ट करके। लंच में लोग नॉर्मल जो इधर देखें आप, लंच में चपाती, पल्स लंच आप कीजिए, नॉर्मल जो लंच है वही करिए, लेकिन उसमें 25% वाला फार्मूला लगाइए। और आटे को, गेहूं के आटे में आप बाजरा, जौ और चना मिला लीजिए। गेहूं उसमें 15 से 20% हो, जितना कम गेहूं रहे उतना अच्छा। टेस्ट के हिसाब से सिर्फ गेहूं रहने दीजिए, बाकी उसमें बाजरा, जौ और चना मिला लीजिए, तो वो आपके लिए बेहतर है। अगर आपको चावल खाने का मन करता है तो ब्राउन राइस या देहात में जो चावल मिलता है जिसके ऊपर का पॉलिश नहीं रिमूव होता है, उबला चावल उसको बोलते हैं, वो देखने में ब्राउन इस कलर का होता है, यानी उसका छिलका नहीं निकलता है। छिलका निकल के जब हम उसको प्रोसेस कर देते हैं तो फाइबर का लोड कम हो जाता है, तो वो शुगर, वो राइस क्या होता है, VIP हो जाता है। जैसे आपने खाया फट से शुगर रिलीज़ कर देता है। लेकिन अगर उस राइस को आपने छिलके के साथ खाया तो वो DIP हो जाता है, तुरंत शुगर रिलीज़ नहीं करता है, फाइबर लोड उसमें बढ़ा रहता है, तो वो खा सकते हैं। लेकिन चावल या रोटी में से कोई एक, अगर आप चावल खा रहे हैं तो चावल खाइए, रोटी खा रहे हैं तो रोटी खाइए, दोनों को मिक्स मत करिए। और 25% ग्रेन का फार्मूला। शाम के टाइम में 3:30 से 4 बजे, 4-5 बजे बिस्किट लोग लेते हैं, चाय लेते हैं, उसके बदले आप सब्जियों का जूस लीजिए अगर पॉसिबल हो तो। बनवा करके आप अपने साथ थर्मस में कैरी कर सकते हैं, उसे ले सकते हैं, उसे ले लीजिए। हेल्दी स्नैक में आप भुना हुआ चना साथ में रख सकते हैं, थोड़ा 1 मुट्ठी आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, अखरोट, काजू, किशमिश, बादाम ये ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं। तरह तरह के बीज आते हैं जो पंपकिन सीड्स होते हैं, वो ले सकते हैं आप। पंपकिन सीड जो वो ग्रीन कलर का सीड होता है वो मिलता है बाज़ार में, पंपकिन सीड भी मिलता है,
आप सीड ले सकते हैं। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अधिक होता है, विटामिन ई होता है। महिलाएं और लड़कियां जितना कॉस्मेटिक क्रीम लगाती हैं उससे 100 गुना ज़्यादा पम्पकिन सीड का इफ़ेक्ट है। अगर आप पम्पकिन सीड और अखरोट खाएंगे तो आपकी स्किन का ग्लो फेयर एंड लवली से ज़्यादा हो। फेयर एंड लवली तो खाली केमिकल है जो आप इसके ऊपर लगाते हैं, जैसे पानी से वॉश करेंगे आपके स्किन का ग्लो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो आप अंदर से बॉडी को नरिश करेंगे तो जो ग्लो आएगा वो परमानेंट होगा। डिनर में आप वही लें कि डिनर सिमिलर टू लंच होता है, लेकिन डिनर आपको सोने के 2.5 से 3 घंटे पहले लेना है। क्यों? अगर आपने जितना लेट खाना खाया तुरंत सो गए तो आपकी ब्लड शुगर बढ़ेगी, आपका मोटापा बढ़ेगा, आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। फूड शुड भी, जो जैन लोग करते हैं सबसे बेहतर होता है कि सूर्यास्त के पहले वो खाना खा लेते हैं। तो हमें भी वो फार्मूला अपना सकते हैं वो कि हम फूड पहले लें। फास्टिंग के बारे में लोग के बहुत सारी धारणाएं हैं। फास्टिंग को मैं अभी पास ऑन करूँगा। खाली इतना बता दूंगा कि छठ पूजा का त्यौहार है आज। देखिए हमारे परंपराओं में पहले से है जिसमें कि 2 दिन 3 दिन की फास्टिंग होती है। और फास्टिंग का मतलब ये है कि बॉडी की क्लिनजिंग, न सिर्फ फिजिकल क्लिनजिंग बल्कि मेंटल क्लिनजिंग भी। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपका ध्यान जब भोजन पे से हटता है तो आपका ध्यान ईश्वर में लगता है, आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी में लगता है। तो आपका ध्यान, बच्चों का ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा लगे। जब आप फास्टिंग करोगे तो आपका दिमाग ज़्यादा तेज़ चलेगा, आपके ब्रेन ज़्यादा तेज़ एक्टिव काम करेंगे। इस तरह की फास्टिंग का सबसे सिंपल फार्मूला है जो आप कर सकते हैं, जो भी फास्टिंग को अडॉप्ट करना चाहें, जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। कि आप सुबह में आपने 6 से 12 बजे तक, आप ये देखिए इस सर्किल में पानी है, ब्लैक कॉफ़ी है, अगर आप ये लेते हैं तो आपकी फास्टिंग ब्रेक नहीं होती। फास्टिंग का मतलब क्या हुआ? हम सुबह लेते हैं ब्रेकफास्ट, सुबह को कहते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का मतलब क्या हुआ? फास्ट को ब्रेक करना। हम तो फास्ट का अवसर ही नहीं देते हैं। रात में 8-9 बजे 10 बजे आपने खाना खाया। यंग बच्चे तो और 12-12 बजे खाना खाते हैं और सुबह उठते ही 6 बजे चाय पी लिया। तो जो आपके बॉडी में 48 घंटे का ग्लाइकोजन स्टोर है, जब तक उसको भी नहीं यूज़ किया आपने, 8 घंटे बाद सुबह दूध चाय पी लिया, तो बॉडी को फास्टिंग का अवसर ही नहीं दिया। ब्रेकफास्ट किस बात का? न फास्ट किया नहीं, वो ब्रेकफास्ट करने लग गए। तो पहले फास्टिंग तो करो, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करना। तो जब अगर इस तरह से, दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ फास्टिंग, कि आप सुबह का पहला भोजन 12 बजे लें अगर आप कर सकते हो। क्यों? उसका कारण यह है कि रात में जब आप 8 बजे आपने खाना खाया तो सुबह पूरी रात आपने खाना नहीं खाया तो आपका ग्लाइकोजन का स्टोर समाप्त हो रहा है। वो ग्लाइकोजन का स्टोर आपका 10 से 12 घंटे के बाद समाप्त हो जाता है। अगर आपने 4 घंटे और खाना नहीं खाया तो ये 4 घंटे आपने बॉडी को अपॉर्चुनिटी दी अपने अंदर के फैट को बर्न करने के लिए। जैसे आपने खाना खा लिया वैसे आपने, वो ग्लाइकोजन भी बचा रह गया, फैट के लॉकर को खोला ही नहीं आपने, खुलने ही नहीं दिया उसको, उसके ऊपर एक और ताला लगा दिया। तो जब मॉर्निंग में हम थोड़ा लेट ब्रेकफास्ट करते हैं और उसमें ऐसा लेते हैं, आप पानी लें, गुनगुना पानी लीजिए, ब्लैक कॉफ़ी लीजिए, उससे आपकी फास्टिंग नहीं ब्रेक होती है। नारियल पानी लीजिए, उससे फास्टिंग ब्रेक नहीं होती है। नाश्ता ब्रंच के रूप में 12 बजे लें आप, और रात का खाना आप 12 बजे से, या पूरा दिन आप 12 से 8 बजे के बीच खा लें। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आपकी ये जो है 6 बजे से 12 बजे तक सुबह की फास्टिंग हो जाएगी और रात की 8 बजे से 6 बजे तक हो जाएगी। तो ये आपकी फास्टिंग हो जाएगी, तो आप बेटर महसूस करेंगे। इससे अगर बॉडी आपकी यूज्ड हो जाएगी तो आगे आप और फास्ट कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा वीक में 36 आवर का फास्ट करता हूँ। छठ पूजा में लोग 36 आवर का ही फास्ट करते हैं। कल खरना हुआ, खरना के समय प्रसाद खाते हैं लोग, उसके बाद कुछ नहीं खाते हैं। आज पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे, कल सुबह जब, आज शाम में सूर्य का अर्घ देंगे, कल सुबह सूर्य का अर्घ देंगे, उसके बाद प्रसाद लेते हैं। तो 2 रात 1 दिन, 12-12 घंटे की 2 रात हुई, 24 घंटे हुई, और 12 घंटे का 1 दिन हुआ, 36 घंटा हो गया। 36 आवर का इसमें बिना पानी का फास्ट होता है छठ पूजा में। ये ड्राई फास्टिंग इसको बोलते हैं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है करना, लेकिन वेट फास्टिंग आप कर सकते हो। मैं ये करता हूँ सप्ताह में 1 दिन, कोई भी दिन जो होगा चुन लेते हैं, उस दिन में नहीं खाते हैं और उसको 2 रात से जोड़ देते हैं। कि 2 रात से जब जोड़ते हैं तो 1 रात तो आप नेचुरली आप रात में सो के उठे और 1 दिन नहीं खाया, दूसरे रात भी नहीं खाया, तो आपकी फास्टिंग 36 आवर हो गई। 2 रात नहीं खाया और 1 दिन को जोड़ दिया उसने आपको,
तो आपकी फास्टिंग 36 आवर की होगी। जब पहले एक बार इसको आप करने लग जाएं, उसके बाद आप करते हैं तो आपके बॉडी से बहुत सारा कूड़ा कचरा जो बॉडी में इकट्ठा है, जो लिवर के ऊपर लोड बना हुआ है, वो सब निकलना शुरू होता है। आपकी लिवर क्लीन होती है, आपकी पैनक्रियाज क्लीन होती है, आपकी बॉडी सही होती है, फैट कम होता है। तो ये दैट यू कैन डू, ये कर सकते हैं आप। फिर फिटनेस है, फिर एक्सरसाइज है। ये आज के लोगों का एटीट्यूड है। ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बॉटल में इंसुलिन भर के इंसुलिन भी ले रहा है और खाना भी खा रहा है। ये हमारा एटीट्यूड है कि डॉक्टर साहब ने जो दवाई दे दी, दवाई खा लेंगे साहब, रसगुल्ला भी खाएंगे, समोसा भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे, चावल भी खाएंगे, दवाई खा लेंगे। ये एटीट्यूड है। यानी जो ऊपर से डाल रहे हैं उस पर नियंत्रण नहीं करेंगे। मैं तो कभी एक कहता हूँ कि अगर डायबिटीज़ की दवाई ना आई होती तो इतने लोग डायबिटीज़ से बीमार नहीं होते, क्योंकि तब वो मजबूर होते हैं अपने शरीर को ठीक करने के लिए। लेकिन अब जब दवाई आ जाती है तो आप सोचते हो कौन ये सब झंझट पाले, हाँ एक छोटी सी टैबलेट खा लो, उसके बाद चाहे जो कुछ भी खाते रहो, चलते रहो। बट यू आर डैमेजिंग योर बॉडी बिकॉज दैट इज़ नॉट द ट्रीटमेंट। वो इलाज नहीं है, वो इलाज क्रोनिक ही है, वो आपको पुराना ले जाएगा और आप बाद में जब आपके ऑर्गन डैमेज होंगे तब आप कहेंगे, तो डॉक्टर कहेगा कि साहब वो तो होता ही है, 20 साल डायबिटीज़ के बाद तो ये होता ही है। ये हम बिल्कुल समाप्ति पे आ रहे हैं अब ये इसके प्रेजेंटेशन के। ये है विल पावर। कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं हमसे हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? विल पावर इज़ लाइक अ मसल, द मोर यू ट्रेन इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। जैसे आप वज़न उठाते हैं तो अपने मसल को मजबूत करते हैं, जैसे जैसे आप उठाना शुरू करेंगे वैसे आपकी मसल मजबूत होती जाएगी। तो वैसे अगर आपने अपने विल पावर को सही किया, आज अगर किसी को भी किसी चीज़ का व्यसन है फूड का, सिर्फ 21 दिन तक वो उस फूड को वो छोड़ दें, 22वें दिन आपको उस फूड को खाने की आदत छूट जाएगी। उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि जो हमारे टेस्ट बड्स हैं उनकी लाइफ 21 दिन होती है। अगर आप मिठाई के बड़े शौकीन हैं, चॉकलेट के बहुत शौकीन हैं, किसी को ड्रिंक्स की लत होती है, किसी को सिगरेट की लत होती है, 21 डे उसका जो टेस्ट बड है आपने 21 दिन छोड़ दिया तो 22वें दिन नया टेस्ट बड बनता है। उस टेस्ट बड को पिछला टेस्ट पता नहीं है, तो आपको फिर क्रेविंग नहीं होगी मिठाई खाने की, आपको क्रेविंग नहीं होगी चॉकलेट लेने की, आपको क्रेविंग नहीं होगी सिगरेट पीने की। कई लोग जो कैंप करते हैं जिनकी आदत नहीं छूट जाती है, 21 दिन तक उनको बाय फोर्स ये सब चीज़ें नहीं दी जाती है, बाद में वो अपने आप सेल्फ करेक्शन होने लगता है। तो दैट इज़ द रीज़न ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मसल पावर। अगर आप उसको ठीक करेंगे तो अपने आप इम्प्रूव होंगे। तो ये अंतिम स्लाइड है। टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, इट इज़ द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। हम सभी से पूछते हैं कि साहब आपके दोस्त कौन है, रिश्तेदार कौन है, वो कहते हैं साहब हमारे दोस्त इतने हैं, रिश्तेदार इतने हैं। आपका दोस्त सिर्फ आपका शरीर है, जो आपके साथ ही आता है और आपके साथ ही जाता है। आप जब जन्म लिए हो तो उसके साथ अस्तित्व में आया है, आप जब जाएंगे तो आपके साथ जाएगा। योर बॉडी इज़ द ओनली फ्रेंड यू हैव गॉट, जिसकी आप सबसे ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं और बाकी सबकी चिंता करते हैं। अपनी बॉडी को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, अपने कपड़े की बड़ी हिफाजत करते हैं, अपनी कार की बड़ी हिफाजत करते हैं, अपनी ब्यूटी की बड़ी हिफाजत करते हैं, लेकिन अपने शरीर की हिफाजत नहीं करते हैं, जिस शरीर की वजह से आप सब कुछ करते हो। ये जीवन में एक ही बार आपको मिला है, अगले बार जब मिलेगा तो वो तो अलग की बात है, तब पता ये मेमोरी आपके पास होगी या नहीं होगी, ये जीवन होगा या नहीं, अलग की बात। बट यू हैव गॉट द लाइफ वंस। इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, मैंने किया है, आप भी कर सकते हो।